शालिनी बहुत गरीब थी। उसके दो बच्चे 14 साल का राजू और 10 साल की भव्या थी। साथ ही पति बीमार था। घर चलाने का कोई जरिया नहीं था। ऐसे में वह बहुत परेशान थी। कुछ दिनों तो सिर्फ पानी पीकर ही सोना पड़ा था। फिर एक दिन बच्चे कहते हैं, माँ, 2 दिन से ठीक से कुछ भी खाना नहीं खाया। पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा अच्छा खाना खाने को मन कर रहा है। प्लीज माँ, कुछ खिला दो बनाकर। माँ, मुझे तो आलू पूरी खाने का मन कर रहा है। आलू से याद आया माँ, आप समोसे बहुत अच्छे बनाती हो, वही बनाकर खिला दो ना। हाँ माँ, गरम गरम आलू वाले समोसे खरीदेंगे। अरे वाह बच्चों, तुमने तो मुझे बातों ही बातों में बहुत अच्छा आइडिया दे दिया। क्यों ना मैं समोसे बनाने का बिजनेस शुरू कर दूं? कम से कम कुछ तो मेरी दुकान चलेगी। तुम्हारी नानी भी मुझे बोलती थी कि मैं बहुत अच्छे समोसे बनाती हूँ। जहाँ कोई मुझे काम नहीं मिल रहा, वहाँ मैं अपना काम कर सकती हूँ। बस मुझे पैसों की जरूरत है। वह तो ठीक है माँ, पर पैसे आएंगे कहाँ से? कुछ नहीं तो 5,000 की जरूरत तो है ही आपको। बच्चे, तुम उस चीज की टेंशन मत लो, वो तो मैं देख लूंगी। जहाँ तक तुम्हारी भूख की बात है, तो घर में अभी बस चावल है। मैं चावल बना देती हूँ। खाने का मन नहीं था माँ, लेकिन आप यही बना दो, कर भी क्या सकते हैं। ये कहकर वो अपने चूल्हे पर बच्चों के लिए चावल पका देती है, जिसके बाद दोनों बच्चे खाना खाते हैं। फिर शालिनी अपने बीमार पति को अपने हाथों से खाना खिलाती है। तो रमेश कहता है, शालिनी, मुझे माफ़ कर दो। मेरी वजह से तुम्हें यह दिन देखने पड़ रहे हैं। अगर मेरी तबीयत खराब नहीं होती तो मैं काम पर जा रहा होता। बच्चों को यूँ भूखे नहीं रहना पड़ता। तुम सच में समोसे का काम खोलोगी? हाँ, वैसे भी उसमें ज्यादा पैसे नहीं लगेंगे, सस्ते हैं, लोग भी आएंगे। कम से कम इतने पैसे तो आ ही जाएंगे कि रोज बच्चों को अच्छे से खाना खिला दूं और आपकी दवाई ले आऊं। भगवान बिल्कुल ऐसा ही करे जैसा तुमने सोचा है। अब तुम भी खा लो। मुझे और कितना खिलाओगी? मैं खा लूंगी, पहले आप खा लीजिए, आपको ज्यादा जरूरत है। सबके खाने के बाद शालिनी के लिए सिर्फ 2 चम्मच ही चावल बचे थे, जिसे वह खा लेती है और पानी पीकर पैसों का जुगाड़ करने के लिए आस पड़ोस में जाती है। लेकिन अधिकतर जगह से उसे सिर्फ ना सुनने को मिलता है। अगले दिन वह अपना मंगलसूत्र गिरवी रखकर कुछ पैसे ले आती है, जिससे समोसे का सामान लाकर समोसे बनाती है और चौराहे पर समोसे की रेहड़ी लगाकर समोसे बेचने लगती है, जहां उसकी बेटी भव्या उसके साथ मौजूद होती है और बेटा पिता की देखभाल घर में कर रहा होता है। आइए आइए, गर्मा गर्म समोसे खाइए। सिर्फ 10 रुपए के 2 समोसे, सिर्फ 10 रुपए के 2 समोसे। आइए आइए। समोसे की खुशबू तो अच्छी आ रही है, लेकिन समोसे नहीं लेने। ये तो रोड के किनारे के समोसे हैं, मुझे नहीं खाने। पता नहीं कैसे बने होंगे। आते जाते ग्राहक भी वापस जा रहे थे, तो 1-2 लोग समोसे खा भी रहे थे। जितना उसने सोचा था, पहले दिन तो बिल्कुल भी कमाई नहीं होती। घर वापस लौटकर शालिनी उदास हो जाती है। भाग्यवान, ज़्यादा परेशान मत हो। तुम्हें तुम्हारी काम की सफलता जरूर मिलेगी। क्या हुआ माँ, आप उदास हो? समोसे की बिक्री नहीं हुई क्या? हुई थी बेटा, पर जितनी उम्मीद थी उतनी नहीं हुई। ज्यादा समोसे नहीं बिके। मैं लोगों तक कैसे अपने समोसे को पहुंचाऊं? हाँ माँ, पिताजी की बात मान लो। अपनी बेटी की बात सुन शालिनी अपने मन को दृढ़ निश्चय करती है। फिर सबको खाना बनाकर खिला देती है और सो जाती है। अगली सुबह उठकर वह फिर से समोसे की तैयारी करती है और उन्हें बनाकर रेहड़ी लगा लेती है।
और कहती है, आइए आइए, गर्मा गर्म समोसे खाइए, एक पर एक फ्री, एक पर एक फ्री, एक पर एक फ्री। अरे वाह, गर्मा गर्म समोसे, एक पर फ्री। आंटी जी, जरा मुझे दे दीजिए। हाँ, ये लीजिए समोसे, खाकर बताना कैसा बना है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छे समोसे हैं, थोड़े से पैक कर दीजिए। इस तरह आसपास के लोग उसके समोसे खाने लगते हैं, लेकिन आमदनी तो अभी भी नहीं आ रही थी। फिर एक दिन शालिनी की दुकान के सामने से उसकी सहेली छाया गुजरती है। तभी छाया शालिनी से कहती है, शालिनी तू, अरे कैसी है? और ये समोसे की दुकान तूने कब खोल ली? क्या बताऊं यार, मजबूरी ऐसी आई कि उस वजह से मैंने समोसे की दुकान खोल ली, लेकिन कुछ मुनाफा नहीं हो रहा, ना कि बराबर दुकान चल रही है। कुछ उपाय है तो बताना यार। अरे तुझे उपाय वगैरह क्या बताऊं? तुझे यूट्यूब के बारे में तो पता ही है, आजकल ट्रेंड है और कुछ लोग अपने बनाए हुए खाने को रिकॉर्ड करके यूट्यूब चैनल पर डाल देते हैं। उसका लोकेशन देखकर लोग आते हैं। अगर ये वीडियो में तेरे समोसे उन्हें अच्छे लगेंगे तो बहुत सारे लोग तेरे पास आएंगे। तो देख, तो तू ऐसा करके देख। थैंक्स यार, मुझे बताने के लिए। अगर ऐसा हो सकता है तो तू कल सुबह सुबह शूट कर दियो। हाँ हाँ ठीक है, मैं सुबह कर दूंगी। अगले दिन सुबह शालिनी गरम गरम समोसे कढ़ाई से निकालती है तो छाया उसे शूट कर लेती है और जब खाती है तो इस तरह से समोसे का प्रचार करती है कि वीडियो देखने वाले हर इंसान के मुंह से पानी आ जाए। इस तरह की वीडियो बनाकर वह यूट्यूब पर डाल देती है और जब लोग देखते हैं तो अगले दिन से ही उसकी दुकान पर भीड़ आने लगती है। वहीं एक तरफ छाया कहती है, अरे शालिनी, तेरे बनाए हुए समोसे तो छा गए, तेरी वीडियो वायरल हो गई है, मैंने एड्रेस डाल दिया था, अब तेरे पास लोगों की भीड़ आने वाली है, अब तुझे अपने समोसे के चैनल का नाम देना होगा। मैं तो कहती हूँ तू यूट्यूब पर समोसे वाली बहू रख दे। ठीक है यार। इस तरह रोज शालिनी अलग तरह के समोसे बनाती है, कभी पिज्जा समोसा, कभी दाल समोसा, कभी कुछ। वीडियो में दिखाकर यूट्यूब पर वह बहुत वायरल हो जाती है, जिसके बाद काफी लोगों की भीड़ उसकी दुकान पर उमड़ पड़ती है और इतनी कमाई होती है कि देखते ही देखते उसके समोसे झटपट खत्म हो जाते थे। पैसा आना भी शुरू हो गया था, इसीलिए वह समोसे की एक दुकान खरीदकर अपने साथ 2-4 वर्कर रखती है। उसके समोसे के लिए दुकान के आगे लाइन लगी थी। अरे मुझे पिज्जा समोसा और मैक्रोनी समोसा दे दीजिए, अगर हमें भी यूट्यूब वाले के समोसे खाने का मौका मिले। बस बस अभी करती हूँ, आप सबको मिल जाएंगे, बहुत सारे समोसे हैं। देखते ही देखते शालिनी सभी को समोसे दे देती है। समोसे की वीडियो यूट्यूब पर वायरल होने से उसे यूट्यूब की ओर से काफी सारे पैसे मिलते हैं, साथ ही दुकान से अलग पैसा मिलता है। इससे शालिनी के घर की स्थिति इतनी बेहतर होती है कि वह एक बंगला, गाड़ी खरीद लेती है, साथ ही बच्चे प्राइवेट स्कूल जाते हैं और वह अपना गिरवी मंगलसूत्र भी वापस ले आती है। खाने पीने की भी अब उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। वहीं दूसरी ओर शालिनी के यूट्यूब समोसे वाली के नाम से 3 ब्रांच खुल जाती हैं, जहां ठीक होने के बाद एक दुकान पति संभालता है और 2 को शालिनी खुद संभालती थी। तभी एक दिन शालिनी छाया को कहती है, छाया, आज मेरे पास जो कुछ भी है सब तेरे बदौलत है। अगर तू मेरा साथ नहीं देती तो आज मैं इतने ऐशो आराम में नहीं होती। अरे तू पागल है क्या जो ये सब कह रही है? अरे ये सब तो तेरे स्वादिष्ट समोसों का कमाल है। मैंने तो बस तुझे मंजिल दिखाई है, वहां तक तू खुद पहुंची है। इस कामयाबी की तू ही हकदार है। शायद तू सच कह रही है, लेकिन छाया, कभी भी तुझे किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मैं फौरन तेरे लिए हाजिर हो जाऊंगी।
कभी सोचना मत कि तू अकेली है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, तू अपना समोसे का बिजनेस संभाल। ये कहकर छाया चली जाती है। इस तरह शालिनी एक यूट्यूब पर समोसे वाली करोड़पति बहू बन जाती है, जिससे उसके जीवन के सारे कष्ट मिट जाते हैं और वह खुशी खुशी अपना व्यापार चलाती है। अंबिका एक बहुत गरीब तबके से थी, जो कि अपनी माँ कविता का अकेले ध्यान रखती थी। झाड़ू पोछा करके उसने बड़ी मुश्किल से अपनी माँ की दवाइयों के लिए पैसे जुटाए। साथ ही मनचाहा सेकेंड हैंड फोन खरीदा, जिससे वो अक्सर वीडियो बनाया करती थी, ये सोचकर कि वो अपनी माँ के साथ बिताए हर एक पल को उस फोन में कैद करेगी। दरअसल उसे वीडियो बनाने का भी बहुत शौक था। ऐसे ही एक दिन वो वीडियो बनाते हुए कहती है, लो माँ, दवाई खा लो। नहीं, मुझे नहीं खाना। जब देखो मेरा मुंह कड़वा कर देती है, कुछ मीठा भी नहीं देती। माँ, दवाई के साथ कोई समझौता नहीं, चुपचाप दवाई ले लो। गाइस, आप देख रहे हैं ना, मेरी माँ कितनी जिद्दी हो गई है, दवाई नहीं ले रही। बताइए अब मैं क्या करूँ? अरे ये तो फोन में क्या वीडियो बनाती रहती है और किससे पूछ रही है? अरे माँ, ये मैं वीडियो बना रही हूँ। वो मैंने देखा है, कुछ लोग ना यूट्यूब पे सोशल मीडिया पर दिखाने के लिए ऐसे बोलते हैं, जिसमें लोग कमेंट डालते हैं, लाइक करते हैं, शायद पैसे भी आते हैं। मतलब उसमें बहुत कुछ करना पड़ता है, मुझे पता भी है, और उसमें वीडियो भी बनानी पड़ती है। उसे ब्लॉग कहते हैं माँ, ब्लॉग। पता नहीं तुम बच्चों के आजकल क्या क्या चूचले हो गए हैं, कुछ भी बोलते हो, कुछ भी करते हो। माँ, वीडियो शूट हो रही है, आप खा रही हो या नहीं? ओके, जय मेरी माता श्री, ऐसे नहीं मानेंगी। मुझे आपसे बाद में मिलना पड़ेगा। बाय गाइस, फिलहाल के लिए मैं चलती हूँ, सो कीप लव। ऐसा कहकर अंबिका फोन साइड में रखती है और अपनी माँ को जबरदस्ती दवाई खिला देती है। तू नहीं मानेगी ना, आखिर दवाई खिलाकर ही मानी है मुझे। आखिर बेटी तो आपकी ही हूँ। अब तो इतनी बड़ी हो गई है कि मैं तेरी शादी कर दूं। बहुत हो गया, तू तो मुझे ऐसे ही परेशान करती रहेगी। अरे माँ, जबरदस्ती दवाई क्या खिला दी? आप मेरी शादी करोगी? मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? जैसे भी रह, मुझे क्या पता, लड़का कल से ही देखना चालू कर दूंगी मैं तो। ये कहकर कविता अपनी बेटी के लिए अगले दिन से ही रिश्ते देखने लगती है। वहीं दूसरी ओर जब भी कोई ना कोई काम वो कर रही होती है या कुछ भी, वह हर चीज का वीडियो अपने फोन में बनाया करती थी। कुछ ही वक्त में कविता नीरज नाम के लड़के से अपनी बेटी की शादी कर देती है, जो कि एक गरीब परिवार का ही लड़का था, और घर में विनीता नाम की एक सास थी। ऐसे ही एक दिन सास आम का अचार बना रही थी। माँ जी, लाइए, मैं ही कर देती हूँ, आप आराम कर लीजिए, आप बहुत देर से काम कर रही हैं। कोई बात नहीं बहू। अरे नहीं माँ जी, अरे माँ जी, आप मुझे करने दीजिए ना, हमारे घर खाने के लिए सब्जी नहीं है, इसीलिए हमें अचार से खाना पड़ेगा। गरीबी इतनी है कि नीरज का काम भी ठीक से नहीं चल रहा बेटा। मेरा बेटा मेहनत तो दिन रात करता है। हाँ माँ जी, आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। कुछ देर बाद वह दोनों घर का काम करने लगते हैं और नीरज भी शाम को घर वापस लौटता है और सब घर में बना थोड़ा थोड़ा खाना खाते हैं। वक्त गुजरता है, गरीबी इतनी आ जाती है कि उनके खाने के लाले पड़ने लगते हैं। फिर भी जैसे तैसे अंबिका गरीबी में भी अपने परिवार का ख्याल रख रही थी। एक शाम नीरज फिर घर लौटता है तो अंबिका कहती है, अजी बहुत दिन हो गए आपको, आपके मालिक ने पैसे दिए, घर में खाने को कोई सामान नहीं है। मैं जानता हूँ अंबिका, और मैं कोशिश भी कर रहा हूँ। मैंने आज भी मालिक से कहा, लेकिन उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए, बोला अभी नहीं मिलेंगे। ऐसे क्यों बोल रहे हो? समय तो हो गया है पगार का, फिर क्यों नहीं मिलेंगे? घर में खाने को कुछ नहीं है, माँ जी की दवाई भी चाहिए।
मैं क्या करूं अंबिका, मैं कोशिश तो कर रहा हूं। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, मैं खुद माँ को इस हाल में नहीं देख पा रहा। लगता है मुझे ही घर का काम ढूंढना होगा, क्योंकि खर्चा तो उठाना ही है। ऐसे में फिलहाल लाला जी से उधार राशन ले आती हूँ। शाम के खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसा कहकर अंबिका लाला के पास उधार राशन लेने जाती है तो वह कहता है, आहा, उधार मांगने तो बड़ी जल्दी आ गई। मैं नहीं दूंगा कोई उधार। पिछली बार तूने पैसे देने में 2-3 महीने लगा दिए। अरे पागल थोड़ी हूँ, मुझे भी तो दुकानदारी करनी होती है। कोई कोई उधार नहीं मिलेगा। चला जा यहाँ से, भिखार कहीं की। लाला जी ऐसे मत कहिए प्लीज, मुझे थोड़ा बहुत दे दीजिए, मैं आपको पैसे दे दूंगी। 50-60 रुपए ही तो उधार होगा, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। लाला जी थोड़ा सा उधार दे दीजिए। अरे तू चली जा यहाँ से, वरना मैं हल्ला मचा दूंगा कि यहाँ से जा नहीं रही है। भीख मांगना है तो फुटपाथ पर जा, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। हे भगवान, मुझे यहाँ से भी राशन नहीं मिला। ये कैसी दया दृष्टि डाल रहे हैं आप हम पर। थोड़ी तो मदद कीजिए। अब मैं माँ जी को और उन्हें क्या खिलाऊंगी। ये कहकर अंबिका वहाँ से रोते रोते चली जाती है। वह अपने आस पड़ोसी के लोगों का भी दरवाजा खटखटाती है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता, जिस वजह से वह लोग 2 दिन तक पानी पीकर ही अपना गुजारा चलाते हैं। अगले दिन नीरज काम से लौटते वक्त एक कार एक्सीडेंट में घायल हो जाता है। ये बात जानकर अंबिका और विनीता बहुत परेशान होते हैं कि उन पर खाने के पैसे नहीं थे और अब इलाज के भी नहीं थे। इलाज के लिए उस वक्त सरकारी अस्पताल में चले जाते हैं, जहां से मरहम पट्टी हो जाती है, लेकिन दवाई के लिए भी तो पैसे चाहिए थे। तभी अंबिका की सहेली निष्ठा आकर कहती है, अरे अंबिका, कैसी है तू? और तेरी शक्ल इतनी बुझी बुझी सी क्यों है? क्या बताऊं यार, बहुत परेशान हूँ। अच्छा हुआ जो तू आ गई, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं। कमाई का कोई जरिया नहीं है और इनका एक्सीडेंट भी हो गया है। अरे बस इतनी सी बात, तू तो व्लॉग बनाती थी ना, तो अब क्यों नहीं बनाती है? उससे तुझे पैसे मिलेंगे। ब्लॉग बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर, उससे तेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। मैं सच बोल रही हूँ, ये आजकल बहुत मुश्किल नहीं है। बस तुझे रोज वीडियो बनानी है, जिससे तेरे सब्सक्राइबर तुझे देखेंगी। अरे हाँ, तूने बिल्कुल ठीक कहा। मुझे व्लॉग बनाना चाहिए। अब मात्र यही एक तरीका है कुछ कर दिखाने का। अरे बहू, ये कौन है? पहली बार देखा मैंने। नमस्ते माँ जी, अंबिका की सहेली हूँ, बहुत पुरानी। अच्छा बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। अरे नहीं नहीं, आप परेशान मत हो, यहाँ बैठ जाइए। कुछ देर बाद निष्ठा वहाँ से चली जाती है। फिर अंबिका अपना फोन लेकर घर के हालातों को लेकर वीडियो बनाती है। हेलो दोस्तों, ये मेरा स्ट्रगल अंबिका यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको अपने घर को दिखाऊंगी और अपने परिवारजनों को भी। मेरे घर में ये मेरी सासू माँ जी हैं, जो कि बहुत प्यारी हैं, और ये मेरे पति नीरज हैं, जो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। और अब मुझे इनका ख्याल रखना है ताकि ये जल्दी से ठीक हो जाएं। तो गाइस, अभी मैं उन्हें दवाई खिलाने जा रही हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। अरे बहू, ये क्या कर रही है? कुछ नहीं माँ जी, वो मेरी फ्रेंड आई थी और मैं शादी से पहले व्लॉग करती थी, तो वही शुरू कर दिया। अभी इसी के जरिए हमारे पास पैसे आएंगे। अच्छा, ऐसा भी है क्या? मैं भी तेरे साथ व्लॉग बनाऊंगी। कुछ वक्त बीतता है, दोनों सास बहू फोन लेकर व्लॉग बनाते हैं, जो काम कर रहे होते हैं, जब रिकॉर्ड करते हैं, जब बाजार जाते हैं, खाना बनाते हैं। और इस तरह जब वह एक एक करके वीडियो डालती है, तो उसके कुछ महीनों के संघर्ष के बाद व्यूज आ जाते हैं, जिससे उसे पैसे आने लगते हैं और देखते ही देखते वह करोड़पति बन जाती है, जिससे उसके घर के खर्चे चलने लगते हैं। नीरज भी नया काम खोल लेता है, जिससे घर पर पैसे आते हैं। तभी एक दिन सास कहती है, अरे बहू, आखिर तेरी मेहनत रंग लाई। तूने व्लॉग जो बनाए थे, काफी लोगों ने हमारी सहायता की और आज
हमारे पास अच्छा खासा घर बार है। हाँ माँ जी, और नीरज जी भी ठीक हो गए। हमारा काम चल पड़ा माँ जी, हमारी मेहनत रंग ले आई। यह तो है माँ, आखिरकार अंबिका ने कर दिखाया जो मैं नहीं कर सका। इस तरह वह खुशी खुशी रहने लगते हैं और अंबिका ऐसे ही व्लॉग बनाकर लाखों लोगों के दिल में अपनी जगह बनाती है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये व्लॉगर बहू कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। श्वेता नाम की एक लड़की जिसे व्लॉग बनाना बेहद पसंद था। वह कहीं भी जाती या कुछ भी करती, कुछ भी खाती या उसके साथ कोई भी मूवमेंट होता था तो वह हर चीज को अपने कैमरे में कैद कर लिया करती थी। शायद इसे ही आजकल के जमाने में व्लॉग करना कहते हैं। ऐसे ही एक दिन की बात है, वह अपने कॉलेज से लौट रही थी कि अचानक से उसकी नजर एक ऐसे आदमी पर जाती है जो कि बेहद मेहनत करके एक पेंटिंग बना रहा था। श्वेता उस आदमी को अपने फोन से रिकॉर्ड करके व्लॉग करने लगती है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ श्वेता और श्वेता व्लॉग में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक बूढ़े बाबा अपने हाथ से एक ऐसी पेंटिंग बना रहे हैं जो कि देखने में बहुत खूबसूरत है और इसमें ये मैसेज है कि हर व्यक्ति को हमेशा हर सिचुएशन में मदद करनी चाहिए और कभी हार नहीं मानना चाहिए। हेलो बाबा, क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आप इस उम्र में पेंटिंग क्यों बना रहे हैं? क्योंकि मेरे बेटे ने मेरे पत्नी के साथ मुझे इस उम्र में घर से बेदखल कर दिया। मैं तो जैसे भी रह लेता, लेकिन अपनी पत्नी को दुख में नहीं देख सकता। पेंटिंग बनाने की कला बहुत पहले से हासिल है मुझे, इसलिए अपनी जीविका चलाने के लिए आज मुझे सड़क पर यह करना पड़ रहा है। क्या तुम मेरी यह पेंटिंग खरीदोगी? इसलिए क्योंकि मेरे बेटे ने मेरी पत्नी के साथ मुझे इस उम्र में घर से बेदखल कर दिया। मैं तो जैसे भी रह लेता, लेकिन अपनी पत्नी को दुख में नहीं देख सकता। पेंटिंग बनाने की कला बहुत पहले से हासिल है मुझे, इसलिए अपनी जीविका चलाने के लिए आज मुझे सड़क पर यह करना पड़ रहा है। क्या तुम मेरी यह पेंटिंग खरीदोगी? हाँ बाबा, बिल्कुल, मुझे आपकी ये पेंटिंग बहुत पसंद आई है। ये पेंटिंग मुझे दे दीजिए। बाबा, कैमरे में जरा हाय कीजिए तो। दोस्तों, अगर आपको भी बाबा की पेंटिंग चाहिए तो पंखा रोड पर इस चौराहे पर बाबा को पेंटिंग करते हुए हमेशा नजर आएंगे। तब तक के लिए बाय। तभी श्वेता बाबा को अपनी पेंटिंग के पैसे देकर बदले में पेंटिंग लेकर चली जाती है। आगे जाकर वह एक तितली को फूल पर बैठे हुए देखती है तो उसे देखकर भी वह अपने फोन में शूट करने लग जाती है। शूट करते करते वह इतना आगे चली गई कि किसी के घर में तितली के पीछे घुस जाती है, जहाँ एक आदमी मानव कहता है, अरे कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? अरे आप चिल्ला क्यों रही है? मैं तो इस तितली के पीछे गार्डन में आई थी। जरा चारों तरफ अपने गौर से देखो, तुम मेरे घर में घुस गई हो। क्या इतनी भी तहजीब नहीं है तुम्हें? इस तरीके से कोई व्लॉग करता है? माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। तभी श्वेता वहाँ से अपने घर चली जाती है। घर जाते जाते मौसम इतना अच्छा हो जाता है कि वहाँ पर भी वह व्लॉगिंग करने लगती है। आसपास उसे कुछ होश नहीं होता। हाय गाइस, मैं हूँ आपकी श्वेता और आप देख रहे हैं श्वेता व्लॉग। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे चारों तरफ जो नज़ारा है मौसम का वह बेहद खूबसूरत है। ऐसा है कि बस एक बार के नज़ारे को कॉफी पीते पीते देखती रहूं। साथ ही ये छोटी छोटी पक्षियों का नज़ारा और भी खूबसूरत है। क्या आपके पास भी ऐसा खूबसूरत नज़ारा हो रहा है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्लॉग करते करते वह उल्टा चल रही थी कि उसका पैर खुले गटर में जाने वाला था। तभी एक लड़का आकर उसका हाथ थामकर खींचकर उसे अपनी बाहों में लेता है, जिससे वह गिरने से बच जाती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहते हैं। तभी हॉर्न की आवाज से वह लड़का गुस्से में कहता है, अरे तुम थोड़ी पागल हो क्या?
अगर व्लॉग बना रही हो तो कम से कम अपने आसपास तो देख लो, कहीं पीछे से गाड़ी आ जाती। अभी तो मैं था, मैंने देखा तो बचा लिया, लेकिन अगर नहीं देखता कोई तो तुम्हारा क्या होता। शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना, रोड पर ये सब मत करना। बाय द वे, आई एम साहिल। थैंक यू, मेरा नाम श्वेता है। अब मैं चलती हूँ। व्लॉग बनाते हुए श्वेता अपने घर घुस जाती है, जहाँ वह फिर व्लॉगिंग करने लगती है। अगले दिन उसकी माँ खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। ये देखकर श्वेता व्लॉग बनाते हुए जाती है। अरे माँ, आज आप खाने में क्या बना रही हो? बहुत खुशबू आ रही है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि माँ ने आलू गोभी बनाई है। अरे क्या है, जब देखो तो व्लॉग बनाती रहती है। हद होती है किसी चीज की। बिना बात के फोन उठाकर वीडियो मत बनाने लग जाया कर। तेरी शादी होने वाली है, सुधर जा। ओहो मम्मी, इसका शादी से क्या ताल्लुकात है? आप भी ना, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। अरे ऐसे कैसे नहीं करनी? और मैं ये तो जानती हूँ, शादी करेगी तो वहाँ भी व्लॉग बनाती रहेगी कि कौन से रिश्तेदार क्या खा रहे हैं, कितने उसने शगुन में पैसे दिए, फिर तू अपनी फिदाई करेगी। अरे वाह मम्मी, आप तो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं आज मेरी मम्मी बहुत भड़की हुई हैं। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। श्वेता, तुझे अभी बताती हूँ मैं। अरे नहीं माँ, मुझसे मेरा फोन मत छीनो। माँ प्लीज माफ कर दीजिए। चल चुपचाप खाना खा ले और फोन साइड में रख दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ की बात सुन श्वेता चुपचाप खाना खाती है। 4 दिन बीत जाते हैं। वो घर में व्लॉग नहीं कर पा रही थी, इसीलिए वह व्लॉग करते हुए घर से बाहर आ जाती है। व्लॉग बनाने में इतना मशगूल थी कि उसकी टक्कर पेड़ से मानव से हो जाती है और वह कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम क्या कर रही हो, और देखकर कब चलना सीखोगी? जब देखो ब्लॉग बनाती रहती हो। आसपास तो देखा करो कम से कम। तुम देख लेते हो, वो इनफ है। उस दिन के बाद दोनों की मुलाकातें अक्सर होती रहती थी, जिस वजह से वे बहुत अच्छे दोस्त बन गए और दोस्त से शादी होने के बाद पति पत्नी बन गए। लेकिन श्वेता का व्लॉग बनाना बिल्कुल नहीं छूटता। वह व्लॉग उसने अपनी शादी में भी बनाया था और शादी की पहली रसोई में भी। शुरू में सास रेखा कुछ नहीं कहती है, लेकिन एक बार उसकी सास अपने पलंग से सोते सोते गिर जाती है, तो व्लॉग बनाते हुए श्वेता कहती है, तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरी प्यारी सासू माँ सोते सोते बेड से गिर गई। क्या उनके ज्यादा चोट लगी होगी या कम? मैं आपको ब्रेक के बाद बताती हूँ। तब तक के लिए बाय। अरे मेरी करम जली व्लॉगिंग बहू, जरा मुझे उठा ले। पता नहीं क्या फोन में लेकर व्लॉग करती रहती है। शर्म नहीं आती अपनी सास को ऐसे दिखाते हुए? ओफो माँ जी, ये तो व्लॉग है। शादी से पहले मैं यूट्यूब पर व्लॉग डालती थी, इसीलिए मुझे कंटिन्यू रहना पड़ता है, वरना मेरे फैंस फॉलोइंग सब्सक्राइबर रूठ जाते हैं। अगर बहू तू नहीं सुधरी और तूने व्लॉग बनाना नहीं बंद किया तो मैं रूठ जाऊंगी। तेरे सब्सक्राइबर से तुझे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं तुझे घर से जरूर निकाल दूंगी। नहीं माँ जी, आप ऐसा मत करिएगा। तो गाइस, आप देख रही हैं ना, मेरी माँ जी बेड से गिर गई और उन्हें मेरा व्लॉग बनाना पसंद नहीं है और मुझे वह घर से बाहर निकालने के लिए कह रही है। आपकी क्या राय है? कमेंट कीजिए और मुझे यूट्यूब से कोई प्राइज दिलवाइए। तब तक के लिए बाय। बहू, तेरा कुछ नहीं हो सकता। यह सुनकर रेखा बेहोश हो जाती है। अरे माँ जी, क्या हुआ आपको? ओहो। तभी श्वेता अपने सास के ऊपर पानी छिड़कती है, जिससे वह होश में आ जाती है। श्वेता की व्लॉग बनाने की आदत अभी भी सुधर नहीं पा रही थी। एक दिन वह किचन में छुट्टी के दिन मानव के लिए खाना बना रही थी। तभी व्लॉग बनाते हुए कहती है, तो दोस्तों, आज मेरे हस्बैंड, जो कि मुझे व्लॉग बनाते हुए ही मिले थे, मैं उनके लिए स्पेशल कचौरी बना रही हूँ। ये देखिए, अच्छी लग रही है ना? इसकी रेसिपी मैं आपको जल्द ही अपलोड करूंगी। वह ये सब शूट ही कर रही थी कि उसकी पलटते ही साड़ी का पल्लू गैस से जलने लगता है और वह व्लॉग बनाने में मशरूफ थी। इतने में मानव आकर उसके साड़ी के पल्लू को बुझाता है।
ये देखकर श्वेता बहुत डर जाती है। आग आग, बचाओ बचाओ। अच्छा हुआ मानव तुम आ गए, वरना मुझे तो पता ही नहीं था क्या हो जाता। तुम्हें अकल नहीं है क्या? इतने से भी फोन लेकर फिर से ब्लॉग बना रही थी। अपनी आंखों से देखा है तुम्हें, और तुम्हारी साड़ी के पल्लू में आग लग रही है, इसका तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। अरे भगवान के लिए मैं तुमसे हाथ जोड़ता हूँ, बंद करो ये ब्लॉग बनाना। अगर तुम्हें आज कुछ हो जाता, जरा सा भी अंदाजा है, ब्लॉग बनाने का टाइम होता है, हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से किया जाता है। या तो तुम खाना बना लो या ब्लॉग बना लो। अगर मैं नहीं होता तो आज तुम्हारी जिंदगी में तो तुम 3 बार पहले ही मर चुकी होती। मानव की इस बात से श्वेता को अकल ठिकाने आ जाती है। उस दिन के बाद से वह बिल्कुल भी इस तरीके से व्लॉग नहीं बनाती थी। पहले वह अपने आसपास देखती है, फिर व्लॉग बनाती थी। व्यूज ज्यादा आने से देखते ही देखते वह अच्छी खासी करोड़पति हो जाती है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये व्लॉगर बहू कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रवीना बहुत ही गरीब परिवार से थी। उसके घर में बूढ़ी बीमार सास थी जो काफी कमजोर रहती थी। वहीं दूसरी ओर पति रघु की नौकरी बिल्कुल भी सही से नहीं चल रही थी। रवीना दिल की बहुत अच्छी थी, लेकिन रंग उसका दबा हुआ था, जिससे वह आने जाने में बहुत संकोच करती थी। दरअसल बाहर निकलते ही लोग उसे काली कलूटी के नाम से संबोधित किया करते थे। ऐसे में आखिर घर का खर्चा कैसे उठाती? बाहर काम की तलाश में जाती तो लोग कहते अरे देखो देखो, काली कलूटी कहाँ जा रही है, जैसे ही ये खुद है वैसा ही इसका पति है। और अब तो मैं देख रही हूँ इसका पति घर से बाहर भी नहीं निकलता। हाँ बहन, लगता है उसके पति का काम छूटा है, इसीलिए वह बाहर मुंह ढककर काम की तलाश में जा रही है। अरे वाह, आप तो बहुत इंटेलिजेंट औरतें हो, है ना? बिल्कुल सही समझा तुमने कलूटी रवीना। मुझे पता है आपको इतनी खबर कैसे है, क्योंकि आप दोनों की नजर मेरे दरवाजे पर हमेशा रहती है और आपके कान मेरी दीवारों पर चिपके रहते हैं, जिससे आप निगरानी करती हैं। शर्म कीजिए कि आप ऐसे दूसरों के घर में झांकती हैं। अगर मैंने आपके घर में झांकना शुरू कर दिया तो बहुत सारी बातें कुरेद सकती हूँ। अरे देखो देखो कैसे कलमुही के जुबान चल रही है। अगर तुम जैसे लोगों के सामने अपना मुंह नहीं खोला तो तुम लोग तो हमें जीने ही नहीं दोगे चैन से। अब सामने से हटो, वरना धक्का देकर जाऊंगी। अरे अरे हटो। तभी उन पड़ोसन को सुनाकर रवीना वहाँ से काम की तलाश में चली जाती है, जहाँ एक सेठानी कहती है, अच्छा तो तुझे मेरे यहाँ काम की जरूरत है, पर तुझ जैसी काली नौकरानी को मैं अपने घर में रखूंगी तो मनहूसियत सी छा जाएगी, और मेहमान आ गए तो वह मुझे 4 बातें और सुनाएंगे। इसीलिए मुझे तुझ जैसी काली नौकरानी नहीं चाहिए। सेठानी जी ऐसा मत बोलो, मुझे काम की बहुत जरूरत है। होगी तुझे जरूरत, लेकिन मैं तेरी जैसी काली नौकरानी को अब रखना नहीं चाहती। सेठानी के इतना कहते ही उसकी बेटी माया व्लॉग बनाते हुए आती है। हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैंने बच्चों के ना खाने वाले टिंडे की सब्जी बनाई है। रेसिपी तो मैंने आपको दे दी है और देखते हैं घर में क्या चल रहा है। तो गाइस, जैसा आप देख सकते हैं मेरी मॉम एक काली सी मेड को डांट रही हैं। पर क्यों डांट रही हैं? आई डोंट नो। खैर, आज का समय समाप्त हो गया है। अभी के लिए बाय। बाद में मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। अरे तू अभी तक गई नहीं काली कलूटन कहेगी। सेठानी की बात सुनकर रवीना आंखों में आंसू लिए वहाँ से चली जाती है। परेशान रवीना जब घर आती है तो उसकी सास मंजू बोलती है, अरे बहू, क्या हुआ? तू इतनी उदास क्यों है? तुझे कोई काम नहीं मिला क्या? नहीं माँ जी, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन लोगों ने मेरे कालेपन का मजाक उड़ाकर मुझे काम देने से इनकार कर दिया। हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा और आपकी दवाई कैसे आएगी? ये सारी गलती मेरी है, मेरी वजह से रवीना तुम्हें ऐसा काम करना पड़ रहा है। अरे आप ऐसे मत बोलो,
ये तो भगवान की एक परीक्षा है जिसमें हम सबको साथ मिलकर हर चुनौती को पार करना है। वैसे रघु जी, आप जानते हैं ये ब्लॉग क्या होता है? हाँ, मुझे पता है। आजकल लोग YouTube पर अपने फोन से जो वीडियो शूट करके डालते हैं उसे व्लॉग कहते हैं, और ढेर सारे व्लॉग बनाने से पैसे भी मिलते हैं। पर हम किस चीज की वीडियो बनाएंगे? हमारे पास भी तो फोन है, हम भी वीडियो बना सकते हैं। पर हम किस चीज की वीडियो बनाएंगे? अरे बहू, तू चिकन बहुत अच्छा बनाती है, क्यों ना तू एक चिकन का छोटा सा ढाबा खोल ले जिसकी हम वीडियो बनाया करेंगे और YouTube पर डाला करेंगे। माँ जी, आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? उसकी चिंता तुम मत करो, मैं अपने दोस्त से कुछ उधार मांग लेता हूँ। हमारा चिकन का ढाबा अच्छा चलेगा तो YouTube से भी पैसे आने लगेंगे और हमारा बनता रहेगा, तो मैं उसके पैसे लौटा दूंगा। रवीना और मंजू को रघु का सुझाव अच्छा लगता है। जग्गू पैसों का इंतजाम करता है। फिर अगले दिन से रवीना और मंजू छोटे से ढाबे को खोल लेते हैं, जहां अलग अलग तरह के रवीना चिकन बनाती है और लोगों को बुलाती है। आइए आइए, चिकन बिरयानी, तंदूरी बिरयानी, चिकन मटन, पुलाव, मटर चिकन, 30 रुपए की प्लेट। अरे मुझे जरा 2 प्लेट चिकन पैक कर दीजिए। अरे रवीना, मैं व्लॉग के लिए शूट कर रहा हूँ। 1 2 3 स्टार्ट। तो गाइज, रवीना के चिकन ढाबे में आपका स्वागत है। मेरी पत्नी रवीना ने एक छोटा सा ढाबा खोला है जहाँ उसने अलग अलग प्रकार के चिकन बनाए हैं। चिकन लॉलीपॉप, चिकन बिरयानी। अगर आपको भी टेस्टी और दमदार बिरयानी सस्ते में खानी हो तो इस एड्रेस पर तुरंत आएं। जल्दी आइए, आज का स्पेशल ऑफर है, 1 चिकन पर 1 चिकन फ्री। तब तक के लिए बाय गाइस। जल्दी से शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। व्लॉग करने के बाद रवीना की दुकान पर लोग धीरे धीरे आने लगते हैं। फिर रवीना के बनाए हुए चिकन की तारीफ करते हैं। अरे मुझे जरा 2 प्लेट चिकन पैक कर दीजिए। अरे आप तो सच में बहुत स्वादिष्ट चिकन बनाती हैं, जरा 1 प्लेट और दीजिए। लीजिए लीजिए। अरे बहू, तेरी दुकान पर तो भीड़ लग गई है, चलो अच्छी बात है। इस तरह पहले दिन ही रवीना के ढाबे की दुकान चल जाती है और उसका ब्लॉग देखकर भी लोग ढाबे पर खाना खाने आते हैं। वक्त गुजरता है, उसके कई महीनों की मेहनत के बाद ब्लॉग के पैसे आने लगते हैं। उन लोगों को बहुत खुशी मिलती है। इन पैसों से वो एक और बड़ा ढाबा खोलती है जिससे अच्छा ब्लॉग बनाती है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका रवीना ब्लॉग में। आज मैंने आपके लिए दमदार बिरयानी बनाई है। इसकी रेसिपी को शेयर करिए और आगे बढ़ाइए और अपना प्यार यूं ही देते रहे। देखा रवीना, तुम्हारी मेहनत से आज हमारे छोटे से ढाबे से बड़ा ढाबा हो गया। ये मेरे अकेले की मेहनत नहीं है माँ जी, और आपने मेरा बहुत साथ दिया है। ये तो तुम्हारा स्वभाव है। इस तरह रवीना रोज अपने ढाबे पर व्लॉग बनाती है। वह व्लॉग देखकर उसके ढाबे पर चिकन खाने के लिए शहर नहीं, गांव नहीं, बल्कि दूर दूर से उसके चिकन को खाने के लिए लोग आते हैं। देखते ही देखते कुछ सालों में चिकन रेसिपी और YouTube के व्लॉग से लाखों रुपए आते हैं, जिससे वह धीरे धीरे अमीर बन जाती है। घर, गाड़ी, बंगला सब कुछ उसके पास होता है। बहू, आज मुझे तेरे मेहनत लगन पर बहुत गर्व हो रहा है। कहाँ हमारे पास एक समय खाने को भी नहीं था और अब लाखों रुपए के मालिक हैं। हम तीनों के नाम पर रेस्टोरेंट हैं। सच में बहुत ही कमाल कर दिया तूने। अरे माँ जी, ये सब मेरे अकेले की मेहनत नहीं है। आपने और रघु जी ने इसमें मेरी बहुत मदद की है। अगर आप दोनों साथ नहीं होते तो हम इतना सब कैसे हासिल कर पाते। अरे आप दोनों सास बहू ऐसे ही बात करती रहोगी या दूसरा व्लॉग भी बनाओगी? हा 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 हा। इस तरह अब उनके 2 YouTube व्लॉग चैनल थे, साथ ही 2 बड़े चिकन रेस्टोरेंट थे जहां से उनकी बहुत कमाई हो रही थी और वो इन पैसों से गरीब लोगों की मदद किया करते थे।
इस तरह वह खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये काली ब्लॉगर बहू कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जानकी अपनी बहू दिव्या के साथ जौनपुर गांव में रहती थी। आज तीज का त्योहार था। दिव्या ने पूरे मन से अपने पति प्रशांत के लिए व्रत रखा हुआ था। तभी वो अपनी सास से कहती है, माँ जी आज तो तीज का त्योहार है, वो घर कब तक आएंगे? आपने उन्हें कहा तो था ना चिट्ठी भेजकर कि वो इस त्योहार पर घर आ जाएं। भला ऐसा भी शहर जाकर क्या नौकरी करना कि घर वालों को ही भूल जाए। तू चिंता मत कर बहू, मैंने उसे चिट्ठी भेजी थी, वो जरूर आएगा। इस बार 10 महीने से मैंने भी उसे नहीं देखा, पर मेरा बेटा काम करके पैसे टाइम से तो भिजवा देता है। वह अपनी जिम्मेदारी कभी नहीं भूलता, ये तो पता है ना तुझे? जी माँ जी, पता है मुझे। दोनों सास बहू बैठी बातें कर रही थी कि एक डाकिया आता है। अम्मा जी, अम्मा जी, अरे अम्मा जी, आपके लिए शहर से चिट्ठी आई है, प्रशांत बाबू की है, लीजिए। क्या प्रशांत? उसकी चिट्ठी क्यों है? वह खुद क्यों नहीं आया? इसने तो वादा किया था ना। माँ जी, वो तो इस बार भी नहीं आए। मुझे कब से उनका इंतजार था। देखिए तो जरा चिट्ठी में क्या लिखा है। तू ही पढ़कर बता दे बहू। जी माँ जी। माँ मुझे माफ करना, इस बार भी मैं नहीं आ पाया और अब शायद कभी भी नहीं आऊंगा। मेरी नौकरी शहर में बहुत अच्छे से चल रही है और पाकी से मैंने शादी कर ली है। पाकी बहुत अच्छी लड़की है। माफ करना माँ, आपने मेरी शादी दिव्या से जबरदस्ती कराई थी। वह मुझे पसंद भी नहीं थी, इसीलिए मैं उसके साथ नहीं रह सकता था और पैसे मैं आपको भिजवाता रहूंगा। लेकिन आज के बाद दिव्या से मेरा कोई संबंध नहीं है। वह चाहे तो दूसरी शादी भी कर सकती है। आपका बेटा प्रशांत। ये चिट्ठी सुनकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और दिव्या गुमसुम होकर बैठ जाती है। तभी जानकी रोते हुए कहती है, बहू बहू संभाल अपने आप को, जरूर वो कोई मजाक कर रहा होगा। मैं उसे समझा दूंगी। ऐसे कैसे तुझे छोड़ सकता है वो? बहू बहू कुछ बोल बहू। बहुत देर हो जाती है। चिट्ठी पढ़कर दिव्या का शरीर ठंडा पड़ जाता है। वह बिल्कुल गुमसुम हो जाती है। सास के लाख पूछने पर भी कुछ नहीं कहती, ना रोती ना हंसती। तभी गुस्से में जानकी उसे एक चांटा मार देती है, जिसके बाद रोते हुए अपनी सास की गले लग जाती है। सब खत्म हो गया माँ जी, सब खत्म हो गया। ये मिला आज। तीज के दिन सुहागन अपने पति के लिए 16 श्रृंगार करती है। उन्होंने तो मुझसे मेरा अधिकार ही छीन लिया। माँ जी, वो छोड़कर चले गए। अब मेरा जीने का क्या फायदा? मर जाऊंगी मैं माँ जी, मर जाऊंगी मैं। ये बोलकर दिव्या कुएं में कूदने जाती है कि उसकी सास उसका हाथ पकड़कर खींचकर बोलती है, बहू तू पागल हो गई है? ये क्या करने जा रही है तू? अरे मेरे बेटे ने तेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोचा और तू उसकी वजह से अपनी जान देने चली है। अपनी माँ जी को तू यूं ही छोड़कर चली जाएगी? बोल बोल, मेरा क्या होगा? मेरा कौन ख्याल रखेगा? टाइम पर दवाई कौन देगा? माँ जी, आपके पास आपका बेटा है, उसकी नई बहू है, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसीलिए मेरे जीने का कोई मतलब नहीं रहा। नहीं, उसने क्या कहा? वह कभी लौट कर नहीं आएगा, सिर्फ पैसे भिजवा आएगा। तो बहू, मुझे उसके पैसे बिल्कुल नहीं चाहिए। आज के बाद मेरा मेरे बेटे से कोई ताल्लुक नहीं है और अब से तू मेरी बहू नहीं, बेटी बनकर रहेगी। अभी भी अपनी माँ को छोड़कर जाना चाहेगी? बता,
नहीं नहीं माँ जी, अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। पर माँ जी, हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? हम क्या करेंगे? मैं कुंवारे पर कांच की चूड़ियां बनाती थी, वही काम हम दोबारा शुरू करेंगे अपने जीवन के लिए। तुझे आती है चूड़ियां बनाना? हाँ माँ जी, मैं भी शादी से पहले चूड़ियां बनाती थी। तो कल से हम चूड़ियां बनाकर सास बहू बेचेंगे। ये कहते ही शीला अपने बिस्तर के नीचे से पुरानी चूड़ियां बनाने वाली छोटी सी भट्टी मशीन निकालती है। जरूरत के सामान से दोनों सुंदर सुंदर कांच की लाख की चूड़ियां बनाने लगती हैं और जब वह बन जाती हैं तो उन्हें बेचने के लिए अच्छे बनाकर तैयार कर देती है। जब काफी चूड़ियां बन जाती हैं तो दोनों सास बहू मंडी में जाकर एक कपड़ा बिछाकर उस पर सारी चूड़ियां सजा देती हैं और ग्राहक बुलाने लगती हैं। चूड़ियां ले लो चूड़ियां, हाथ से बनाई रंग बिरंगी तैयार की गई कांच की और लाख की चूड़ियां, चूड़ियां ले लो चूड़ियां। दोनों सास बहू के आवाज लगाने से ग्राहक उनकी दुकान पर आते हैं और कहते हैं, अरे चूड़ियां देना जरा, अच्छी लग रही हैं। कितना करूं मैडम, 1 दर्जन या 2 दर्जन? मेरी साड़ी तो गुलाबी और पीली रंग की है, चूड़ी पैक कर दीजिए। लो बेटा, ये दोनों रंग की पैक कर दिया, संभाल के ले जाना। जी आंटी शुक्रिया, ये लीजिए आपके पैसे। बहन जी, मुझे अपनी पत्नी के लिए कट वाली चूड़ी चाहिए। ये लीजिए, ये देखिए, ये आएगी। जी मैं उसे सरप्राइज देना चाहता हूँ। तो आप ये साइज बता दीजिए, क्योंकि मुझे तो उनके हाथ का पता नहीं। पर शायद आपकी कलाई जितना ही उनका हाथ है, आप अपने हिसाब से दे दीजिए। ये 2.25, ये 2.5, 2 आने दो। ये लीजिए भाई साहब, आपने जैसा कहा मैंने अपने साइज का ही दे दिया। अगर बहन जी को नहीं आए तो आप बदल कर दूसरी ले जाइएगा। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये लीजिए आपके पैसे। इस तरह मोहन चूड़ियां लेकर चला जाता है। तभी 2 फिरंगी औरतें उसकी चूड़ियों को देखकर कहती है, ओह वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल। या एली, इट्स सो नाइस। आई वांट दिस। एक्सक्यूज मी, व्हाट इज दिस? अरे बहू, ये अंग्रेजी में का पिटर पिटर कर रही हैं। मैं देखती हूँ माँ जी। सुनिए, क्या आपको कुछ चाहिए? या ये राउंड राउंड वाइट व्हाट्स यूज ऑफ दिस? माफ कीजिएगा, मुझे आपकी भाषा समझ नहीं आ रही। ये देखकर कह सकती हूँ कि आपको ये चूड़ियाँ बहुत पसंद आ रही हैं। आप इसे ट्राई करेंगी? ये लीजिए। क्या बोलते हैं इसे? जी इसे चूड़ियाँ बोलते हैं, रंग बिरंगी चूड़ियाँ। ओह, ये बहुत अच्छी हैं। इसे कैसे पहनते हैं? शुक्रिया, ले लीजिए मैडम, आप भी पहनिए, बहुत अच्छी लगेगी आप पर। सुनिए, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। ये चूड़ी पहन के क्या मतलब होता है? बेटा, हमारे हिंदू धर्म में शादीशुदा औरतें पहनती हैं। इन चूड़ियों को पहनने से एक सकारात्मक ऊर्जा भी निकलती है और इस चूड़ियों की खन खन से हमारा रक्त संचार भी अच्छा रहता है। साथ ही हर त्योहार में हर व्रत 16 श्रृंगार के रूप में काम आती हैं। ओह माय गॉड, दिस लेडी क्या बोली? हमें कुछ समझ नहीं आया। मुझे ही कोशिश करनी पड़ेगी, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश कहकर समझा दूंगी। आखिर इन्हें भी तो हमारी संस्कृति के बारे में पता चले। लिसन यू, दोनों अब हाँ, इन आर इंडियन कल्चर चूड़ियाँ
दिस इज वेरी वेरी जरूर फॉर फेस्टिवल, होली, दिवाली, करवा चौथ, यू नो। और अब हाँ फॉर शादी, मैरिज, सुहागन के लिए इस जरूरी बैंगल्स, पति 16, एब्लेशमेंट, बिंदी, बिछिया, अंगीठी, काजल, चूड़ियाँ। ओह समझ गई, दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर यू एंड फेस्टिवल। आई गॉट इट, यू नो एली। या मुझे समझ आ गया, अब ये चूड़ियाँ बहुत जरूरी है। ओके, तो आप इसके लिए और मेरे लिए पैक कर दीजिए। बहू, तू अंग्रेजन के साथ क्या कचर कचर कर रही है? मुझे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। माँ जी, मैंने इन्हें थोड़ा अपनी संस्कृति के बारे में बता रही थी कि हम चूड़ियाँ क्यों पहनते हैं। वही थोड़ा बहुत मैंने समझाया इंग्लिश में, तो ये बहुत खुश हैं और हमसे चूड़ियाँ खरीद रहे हैं। वाह, मेरी बेटी तो अंग्रेजन भी है। ऐसे तू और अंग्रेजों को बुला लो बेटा और हमारी बिक्री करवाइयो। हाँ माँ जी, जरूर। खबरदार, जो मुझे माँ जी बोला, मैं तेरी माँ हूँ अब से। ठीक है माँ। इस तरह दोनों सास बहू उन फिरंगियों को चूड़ी बांधकर दे देती हैं। सुबह से शाम होने पर उनकी सारी चूड़ियाँ बिक जाती हैं। अगले दिन भी चूड़ियाँ जल्दी बिक जाती हैं। कुछ ही दिनों में सास बहू के नाम से उनकी चूड़ियाँ मशहूर हो जाती हैं और दूर दूर के शहरों और गांवों में सभी लोग उनसे चूड़ियाँ खरीदने आते हैं। तब से उनकी गरीबी भी दूर हो जाती है और वो पक्का घर खरीदकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये चूड़ियाँ बेचने वाली सास बहू कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहू मुझे माफ कर दे। मुझे तेरे साथ ये सब नहीं करना चाहिए था। इसकी असल जिम्मेदार मैं हूँ। कोई बात नहीं माँ जी, मैं समझती हूँ आपने ऐसा क्यों किया, लेकिन जाने दीजिए, जो हो गया सो हो गया। माँ, अगर आपको किसी भी चीज़ की परेशानी हो तो आप हमें बता सकती हैं। हाँ बहू, आखिर सास अपनी बहू से माफी क्यों मांग रही थी और बहू बेटे इस तरह से उन्हें सिंपैथी क्यों दे रहे थे? पूरी बात क्या है, ये जानने के लिए कहानी में कुछ समय पीछे चलना होगा, जहां अर्चना राजू की शादी सलोनी से करवाने के बाद घर में उनका गृह प्रवेश करती है। आजा आजा बहू, ये घर की चाबियां हैं। अब से ये सारी जिम्मेदारियां तेरी हैं। जी माँ जी, मैं घर की सारी जिम्मेदारी संभाल लूंगी। तभी चाबी का गुच्छा लेकर सलोनी और राजू अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। अगले दिन सलोनी एक आदर्श बहू की तरह जल्दी उठकर घर की सारी सफाई कर देती है और पूजा पाठ करने के बाद खाना बना देती है। जब सास अपनी बहू के हाथ का खाना खाती है तो खाकर कहती है, अरे वाह बहू, तूने खाना तो बहुत अच्छा बनाया है। जरा ये ठंडी ठंडी रसमलाई भी दे दे। ये लीजिए ना माँ जी। अरे वाह बहू, बहुत स्वाद लग रही है। ऐसा कर, 2-4 रसमलाई और दे दे मुझे। हाँ हाँ माँ जी, खाइए ना आप। अपनी बहू की बात सुनकर वह और रसमलाई खाती है। उसके बाद कोल्ड ड्रिंक पे ज्यादा पीती है। तो वहीं दूसरी ओर सलोनी अपने ससुराल की जिम्मेदारियां बखूबी निभाती है। अगले दिन जब अर्चना बिस्तर से उठती है तो देखती है कि उसने बिस्तर गीला कर दिया। हे भगवान, ये मुझसे इस उम्र में क्या हो गया? अगर किसी ने देख लिया तो मेरी कितनी बेइज्जती हो जाएगी। इसीलिए मुझे सोते समय इतना अटपटा सा महसूस हो रहा था, पर ये सब मुझे खो क्यों गया? इतना सोचने का टाइम नहीं है, जल्दी से चादर बदल देती हूँ। यह कहकर अर्चना जल्दी से चादर बदल देती है। कुछ देर बाद तो सलोनी उसे गाजर का हलवा देने आती है। तभी उसकी नजर बेडशीट पर जाती है और सलोनी कहती है, माँ जी, कल ही तो आपने बेडशीट लगाई थी, आज बदल दी। हाँ, वो मैं खाना खा रही थी ना, तो इस पर सब्जी गिर गई थी, इसीलिए चेंज कर दिया।
पर माँ जी, खाना तो आपने मेरे साथ बैठकर खाया था, दिन में भी और रात में भी। ओहो बहू, तू कितने सवाल पूछती है। रात को मैं फिर से खाना ले आई थी। अच्छा, कोई बात नहीं माँ जी। वो अपनी बहू का दिया हुआ हलवा खा लेती है, मगर उसे कुछ ठंडा पीने का मन करता है तो वह फ्रिज में से ठंडा ठंडा पानी पी लेती है। इसके बाद अर्चना का और भी ठंडी चीजें खाने का मन करता है। वो लगातार ठंडी चीजें खाती पीती रहती है और अगले दिन जब वह सुबह फिर से उठती है तो अपने बिस्तर को गीला पाती है। हे भगवान, ये मैंने दोबारा क्या कर दिया, ये मैंने दोबारा क्या कर दिया। मैंने बिस्तर पर फिर से सूसू कर लिया। अगर मेरी बहू को ये सब पता चल गया तो मेरी खैर नहीं, वो मेरे पास आती होगी। जल्दी से इस चादर को हटा देती हूँ। ये कहकर अर्चना बेड पर सूसू वाली चादर को हटा देती है। छुट्टी के दिन पूरा परिवार घर में अंधेरा किए टीवी पर भूत की फिल्म देख रहा था। जहाँ सास बड़े चाव से पॉपकॉर्न खा रही थी तो वहीं बहू डरी हुई थी और बेटा कहता है, माँ कितना मजा आ रहा है, देखना अभी अब भूतनी क्या करेगी अपने लंबे नाखून निकाल कर। कितना फनी सीन है, अरे कितना मजा तो आ रहा है। माँ जी, प्लीज आप दोनों भूत की फिल्म देखना बंद कीजिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे कितना मजा तो आ रहा है, आंखें तो खोलो, देखो तो सही सामने। तभी एक ऐसा सीन आता है जिसमें तीनों ही भूत को देखकर डर जाते हैं। फिर सास चिल्लाती है, अरे बाप रे बाप, बाप रे बाप, मुझे कोई फिल्म नहीं देखना, बहुत डरावनी मूवी है ये। देख लिया ना माँ जी, आपको डर लग गया ना, डर। अब चलिए, पता नहीं क्या क्या डरावने सपने आएंगे। अरे मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे नहीं लगता डर, वो तो बस ऐसे ही सीन देखकर एक्टिंग कर दी। चलो अब बहुत रात हो गई, सो जाओ। ये कहकर सब अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। अगले दिन फिर उठकर अर्चना को अपना बिस्तर गीला मिलता है। यह देखकर वह फिर से हैरान हो जाती है और गद्दा बाहर सुखा देती है। जब ये गीला गद्दा बेटा देख लेता है तो कहता है, अरे यह गीला गद्दा कैसे आया? तभी अर्चना कहती है, जरूर रात को तेरी बीवी ने भूत की फिल्म देखकर गद्दे पर सूसू कर दिया होगा। बताओ, शर्म नहीं आती बहू को? नहीं माँ, क्या बात कर रही हो, वो ऐसा नहीं करेगी। अरे तुझे क्या पता, उसको इतना ज्यादा डर लग रहा था, क्या पता डर के मारे कर दिया हो बिस्तर गीला। तुझे तो पता है मैं पहले से ही भूतों की फिल्म देखती हूँ। हाँ माँ, मुझे शर्म आती है कि सलोनी ऐसा कर सकती है। चलो अच्छा है, अब कम से कम मेरा बेटा मेरे बारे में तो ये सूसू वाली बात नहीं सोचेगा। ऐसा कहकर अर्चना अपनी बहू पर इल्जाम लगा देती है, जिससे राजू अपनी पत्नी के बारे में गलत सोचने लगता है। सुबह जल्दी उठकर अर्चना फिर से अपना गीला बिस्तर बदल देती है और चुपके से अपने बहू बेटे के कमरे में जाकर थोड़ा सा पानी बहू के बिस्तर पर डाल देती है और वहाँ से चली जाती है। सुबह जब दोनों की आंखें खुलती हैं तो राजू गीला बिस्तर देखकर कहता है, हे भगवान, छी 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 छी, अरे शर्म नहीं आती क्या सलोनी तुम्हें? इतनी बड़ी होकर बिस्तर पर सोसू कर दिया, सारी लाज शर्म भूल गई। नहीं नहीं राजू जी, मैंने ये सब नहीं किया, आप मेरा विश्वास कीजिए। क्या विश्वास करूं, सब मुझे अपनी आंखों से दिख रहा है, बिस्तर और सारी गीली है। आवाज सुनकर अर्चना आकर पहले भोली बनने का नाटक करती है, फिर अपनी बहू को खरी खोटी सुनाने लगती है। हाय हाय बहू, तू इस उम्र में ये सब कर कैसे सकती है? मैंने तो कभी सोचा नहीं था, शर्म तो आती नहीं है तुझे, इतनी बड़ी होकर बच्चों वाली हरकतें। माँ जी मेरा यकीन कीजिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, ये पानी है, किसी ने जानबूझ के किया है। माँ बेटे दोनों अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। तत्पश्चात 2 दिन तक सलोनी बहुत परेशान होती है, इसीलिए वो अपनी सास पर नजर रखती है। अगली सुबह जब वो अर्चना को अपना गीला गद्दा सुखाते हुए देखती है तो कहती है, अच्छा माँ जी, इसका मतलब बिस्तर पर सूसू करने वाली आप हैं और ये सारा इल्जाम आपने मुझ पर डाल दिया। आपकी वजह से पता है राजू जी मुझे कितना गलत नजरिया से देख रहे हैं, मुझसे नाराज हैं। क्यों किया माँ जी आपने ऐसा, क्यों किया?
बहू मुझे माफ कर दे। मैं डर गई थी कि कहीं तुझे पता चल गया तो तू मेरे बारे में क्या सोचेगी। और राजू भी, मैं खुद समझ नहीं पाई कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। उससे बचने के लिए मैंने तेरे पर इल्जाम डाल दिया। क्या माँ, ये आपने किया है? अगर माँ आपको ऐसी दिक्कत थी तो एक बार हमें बता देती, सलोनी को बता देती, वो आपको डॉक्टर के पास ले जाते, हम आपकी मदद करते। इसमें शर्म वाली क्या बात है? कोई शर्मिंदा वाली बात नहीं है। माँ जी, पर अब आप फिक्र मत करिए, हम आपको डॉक्टर के पास ले जाएंगे, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। शुक्रिया बच्चों। इसके बाद सलोनी अर्चना को हॉस्पिटल ले जाती है, जहां डॉक्टर उनका इलाज करके बताते हैं, अम्मा जी, आपके जैसी उम्र में यह चीज़ हर व्यक्ति को हो सकती है और यह सब आपके खान पान पर निर्भर करता है। ठंडी चीज़ों को कुछ दिन कम करिए, खजूर को खाइए और ऐसी डराने वाली चीज़ें भी मत देखिए। कुछ दिनों में आप बेहतर हो जाएगी। शुक्रिया डॉक्टर साहब। इस तरह अर्चना डॉक्टर के कहे मुताबिक चीजों को खाती है, अपना ख्याल रखती है, रोज व्यायाम करती है। कुछ ही दिनों में वह ठीक हो जाती है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये कहानी है बिलासपुर की। बिलासपुर गांव में सुनीता अपनी सास मूना और नंद शालिनी पति नीलेश के साथ रहती थी। एक दिन शालिनी नदी में नहाती हुई लड़कियों को देखती है। अरे वाह, ये सब तो सही मजा कर रही हैं। क्यों ना मैं भी अपनी भाभी को लेकर यहाँ आऊँ, जिससे माँ को संतुष्टि होगी और हम दोनों एक साथ वक्त भी मिल जाएगा और हम नहा भी लेंगी। इतना कहकर शालिनी अपने घर लौटती है और अपनी भाभी से कहती है, भाभी, वो जो पास में नदी है ना, वहाँ आपके साथ नहाना चाहती हूँ। मेरी सहेलियाँ भी थी वहाँ पर, चलिए ना, काफी समय हो गया है। ये तो बहुत अच्छी बात कही, हम वहीं चलेंगे। अरे ननद भौजाई में क्या बात हो रही है? कोई बात नहीं माँ, वह ननद जी को मेरे साथ नदी में जाकर नहाना था तो मैंने हाँ कह दिया। अरे हाँ हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, जाओ नहा लो। शुक्रिया माँ। इसके अगले दिन ही ननद भाभी गांव के नदी में जाकर नहाने लगती हैं। दोनों ढेर सारी बातें करती हैं, एक दूसरे पर पानी के छींटे डालती हैं और मजे करती हैं। तभी वहाँ से गुजरते हुए युवी और समीर पानी पीने के लिए जैसे ही उस नदी पर जाते हैं तो दोनों हसीनाओं को देखकर एकटक नजरों से देखते रहते हैं। अरे वाह, यह क्या, इस गांव में इतनी सुंदर हसीनाएं भी हैं, पता नहीं था। मुझे तो वह पीली साड़ी वाली औरत बहुत खूबसूरत लग रही है, काश यह हमें मिल जाए। अरे शालिनी, तुमने मुझे यहाँ लाकर बहुत अच्छा किया है। यहाँ नहाकर तो बहुत तरोताजा लग रहा है। हम ना रोज आया करेंगे अब यहाँ। सच्ची भाभी, मैं भी अभी आपसे यही कहने वाली थी। चलो, बहुत देर हो गई है। अरे वाह, मजा आ गया। यह तो कल भी यहाँ आएंगे, रोज रोज आंखें सेकेंगे। इससे अच्छा मौका और क्या हो सकता है। बिल्कुल ठीक बोला तो। ये कहते ही दोनों वस्त्र बदलकर अपने घर की ओर चलती हैं। वह लड़के भी चले जाते हैं। रात को सोते समय समीर की आंखों में शालिनी की छवि ही आ रही थी। तभी युवी कहता है, अरे यह क्या, रात के 2 बज रहे हैं, अभी तक सोए नहीं, क्यों? क्या करूं, खूबसूरत बला इतनी अच्छी कि मैं जैसे ही आंख बंद करता हूं तो वह मुझे नज़र आ जाती है। मैं उसके करीब जाना चाहता हूं। अरे तब प्रॉब्लम ही क्या है, हम दोनों ही जाएंगे, पर उससे पहले 2-4 दिन आंखें सेक लें, फिर हमला करेंगे। अगले दिन दोनों ननद भाभी उसी समय वहाँ पर नदी में नहाने जाती हैं और एक दूसरे की बाहों में पानी डालती हैं। ये देख समीर फिर से उन्हें घूरता है और उनकी कुछ तस्वीर अपने फोन में कैद कर लेता है। अरे इतनी गोरी कमरे भी होती हैं, आज शहर की लड़कियों से तो ज़्यादा यह खतरनाक लग रही हैं। वो देखो,
तू कुछ उल्टा सीधा करने की मत सोच, कहीं आगे जाकर हम फंस ना जाएं। अरे कौन हमें पकड़ेगा, एक बार जो चाहते हैं वह करने के बाद फरार हो जाएंगे। कोई हमें जानता थोड़ी ना है यहाँ। तू भी ठीक कह रहा है। तभी उन दोनों हैवानियों हंसने की आवाज ननद भाभी के कानों में पड़ती है और वह कहती हैं, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई हंस रहा है और आसपास ही है। अरे नहीं, मुझे तो कोई आवाज नहीं आई, ना कोई दिख रहा है, तुम्हारा वहम होगा, चलो घर चलो। दोनों अपने घर पहुंच जाती हैं। ऐसे ही वह रोज रोज आकर नदी में नहाने लगती हैं। एक दिन शालिनी अकेले नहाती है, जहां समीर आकर कहता है, हाय जाने मन, कितनी गॉर्जियस हो तुम, बिल्कुल परियों की तरह। क्या मैं भी तुम्हारे साथ इस नदी में एंजॉय कर सकता हूँ? कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? दिखाई नहीं देता मैं यहाँ स्नान कर रही हूँ? सब दिखाई दिया, तभी तो यहाँ आया हूँ। अरे जाने मन, इतने दिनों से तुम्हें देख रहा हूँ पर अब रहा नहीं जाता। शालिनी नदी से बाहर निकलकर आती है तो समीर उसे जाने नहीं देता और जबरदस्ती उसे अपनी बाहों में थाम लेता है। तभी शालिनी कहती है, छोड़ दो मुझे, तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा, छोड़ो मुझे, जाने दो यहाँ से। अगर जाने दिया तो बहुत बुरा होगा, और अगर तुमने शोर मचाया तो उससे भी ज्यादा यह बुरा होगा कि मैंने जो तुम्हारी तस्वीरें ली है ना, उसके बड़े बड़े पोस्टर हर शहर और गांव में लगवा दूंगा। उसकी यह बात सुनकर शालिनी रोने लगती है। इतने में उसकी भाभी आकर ये सब देख लेती है और जोर से समीर के सर पर एक ईंट मारती है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। इतने में शालिनी गले लगकर उसे सारा हाल बता देती है और पुलिस को बुलाती है, जहां पुलिस होश में आए समीर को पकड़कर कहती है, क्यों रे, पोस्टर बनाने का बहुत शौकीन लग रहा है? आजा तेरी ही पोस्टर लगाता हूँ, अब हर शहर में दरिंदे। इस तरह ननद भाभी खुशी खुशी अपने घर पहुंच जाती हैं और मीना को इस राज का पता भी नहीं चलता। तो दोस्तों, आपको हमारी ये ननद भाभी की कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। देश में कोरोना काल आया ही था कि तभी माया का बेटा विराट चाइना से एक चाइनीज लड़की को अपनी पत्नी बनाकर घर ले आता है। जहां सभी लोग कोरोना से बचने के लिए देश में मास्क लगाए घूम रहे थे, वहीं माया अपनी चाइनीज बहू का गृह प्रवेश करती है और कहती है, अरे बेटा, तूने शादी कर ली, पर यह कौन है और इसके कपड़े इतने अलग क्यों हैं? यहाँ क्या चल रहा है, बताओ मुझे। अरे माँ, इसका नाम शिजुका है। मुझे ये चाइना में बहुत पसंद आ गई थी, इसीलिए मैंने इसे अपनी पत्नी बना लिया। आप स्वागत तो करो। क्या, चाइना से? ये उसी चाइना से आई है क्या, जहाँ से सभी लोग एक कोरोना के आने से इस देश में मरे जा रहे हैं? अरे तूने बर्बाद कर दिया। कहीं इसके आते ही तू और मैं बीमार हो गए तो इस घर का तो बेड़ा ही गर्क हो जाएगा। अरे माँ, ऐसा कुछ मत सोचो, शिजुका ऐसी नहीं है और यह इंडिया में 4 दिन पहले ही मेरे साथ आ गई थी। कोरोना तो 2 दिन पहले आया है ना। अरे क्या पता, इसी ने ही अपना असर दिखा दिया। नहीं माँ, ऐसा नहीं है। शिजुका, माँ को नमस्ते करो। मोम जी, नमस्ते। अरे इसे हाथ जोड़कर नमस्ते करना भी नहीं आता, क्या झुक रही है? और ये इसका कैसा नाम है, अटपटा सा? सुजुकी? माँ, सुजुकी नहीं, शिजुका है। हाँ भाई हाँ, भगवान जाने हमारे घर का अब क्या होगा। वैसे ही मैंने सुना है चाइना में सब कीड़े मकोड़े, छिपकली, कॉकरोच, बिच्छू खाते हैं। यह भी यहाँ पर यही बनाएगी क्या? नहीं नहीं माँ, डरने की बात नहीं है। यह सब यहाँ कुछ नहीं बनाएगी। मैंने इसे यहाँ के तौर तरीके बता दिए हैं। मॉम जी, डोंट वरी। अच्छा, खाना में क्या बनाएगी?
माँ जी वो काला जोली सूजी। क्या क्या क्या? हे भगवान, ये क्या बोल रही है चाइना की लड़की? माँ, वही की एक डिश का नाम है, वही बनाना आता है इसे। क्या? सूसू? अरे पागल है क्या? ये भी कोई चीज होती है खाने की? खाने पीने की? हाय हाय, छी छी। तुम दोनों जाकर आराम करो, खाना मैं बना लूंगी। चाइनीज बहू के आ जाने से माया बहुत घबरा जाती है। उसकी चाइनीज बहू को घर का कोई काम करना नहीं आता था। वहीं आसपास की औरतों को उसकी चाइनीज बहू के बारे में पता चल गया, जिससे वह तो माया के घर आकर बहुत चिल्लम चिल्ली करने लगती हैं। वो पड़ोसी कोरोना का सारा कसूरवार उसकी बहू को ही जताते हैं। तभी उसका बेटा दोनों को अंदर लाकर कहता है, माँ, आप बाहर वालों की ये सारी बातें मत सुनिए, मेरा विश्वास कीजिए। मॉम जी आप प्लीज चाय पी लीजिए, मैंने बनाई है। अगले दिन बहुत भूख लगने पर शिजुका नूडल्स बनाती है। खाने के बाद माँ बेटे के पेट में दर्द होने लगता है। शिजुका, तुम्हारे नूडल्स खाने की वजह से मेरे और माँ के पेट में दर्द हो रहा है। ऐसा कब तक चलेगा? अरे मोरी मैया, ये कैसी बहू आ गई? अरे राम बचाओ ऐसी चिंकी चाइनीज बहू से। What's happened मॉम जी? बेटा तू इसे बोल ये सब ना बनाया करे ये। ओह वाओ, ये तो बहुत डिलीशियस है विराट, मुझे ये खाना है। यू लाइक दिस? तुम्हें पता है चाइना में ये तो बहुत कम पाया जाता है। अच्छा, तुम्हें कॉकरोच खाना है? अरे दादा, मेरी बहू कॉकरोच खाती है? पता नहीं अब इस घर में और क्या क्या देखना पड़ेगा। बेटा, ये मेरे घर की बहू नहीं बन सकती, ना ये टिकेगी। जानता है ना, चाइना का माल ज्यादा नहीं टिकता। देख कैसी मैक्सी सी पहनती है मेरे सामने। माँ प्लीज आप एक मौका तो दीजिए, ये ऐसा कुछ नहीं करेगी। शिजुका, मैं तुम्हें पहले ही समझा बुझा कर लाया था। यहाँ पर माँ का जी घबराता है। हमारे देश में ये सब आसान नहीं है। तुम ये सब चीजें खाने छोड़ दो, बस वेजिटेरियन चीज ही खाया करो, फल फ्रूट्स। प्लीज, जानती हो कोरोना की वजह से ये सब तुम्हें ही दोषी ठहरा रहे हैं, पर मैं जानता हूँ तुमने ऐसा नहीं किया है। अरे तू ले जा अपने सुजुकी को यहाँ से, यहाँ पर नहीं चल सकती ये। चाइना का माल वैसे भी नहीं टिकता। माँ जी मेरा नाम शिजुका है, सुजुकी नहीं। अब मेरा विश्वास कीजिए, अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। विराट जी ने तो कहा है वैसी बातें मानूंगी। मैं अभी आई माँ जी। देखो माँ, अब तो उसने भी कह दिया। तभी शिजुका साड़ी पहनकर आती है और अपनी सास के पैर छूती है, जिसके बाद माया अपनी बहू को भारतीय संस्कृति के तौर तरीके और खाना बनाना सिखाती है, जिसके बाद वह धीरे धीरे उसके रूप में ढलने लगती है। तो दोस्तों, आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। राकेश और मीना दो गरीब भाई बहन थी, जिनके पास काम करने का कोई सहारा नहीं था। दरअसल एक हफ्ते पहले ही राकेश की नौकरी छूट गई थी। ऐसे में दोनों भाई बहन घर का खर्चा चलाने के लिए सर पकड़कर बैठ जाते हैं। भैया परेशान मत हो, ये आपका सर दर्द हो रहा है ना, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। मीना चाय बनाने जाती है तो देखती है कि उसके घर में दूध और चीनी कुछ भी नहीं है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? भैया को चाय देनी है, वरना उनका सर दर्द बढ़ता जाएगा। अब राशन की भी टेंशन, ये दिन तो देखना ही था। ऐसा करती हूँ, चीनी की जगह गुड़ रख देती हूँ, गुड़ की चाय बना देती हूँ बिना दूध की। फिर मीना गुड़ की चाय बनाकर अपने भाई को दे देती है। भैया ये लीजिए, चाय पी लीजिए। आप क्या सोच रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं? मीना, तुझे क्या लगता है मुझे कुछ भी नहीं पता? एक तो मेरे पास कोई नौकरी नहीं है, ऊपर से घर में चाय बनाने के लिए भी दूध चीनी नहीं है, इसलिए तू गुड़ की चाय बनाकर लाई है।
मुझे कुछ ना कुछ काम तो देखना ही पड़ेगा। मैंने कल भी बहुत काम की तलाश की, लेकिन किसी ने काम ही नहीं दिया। भैया, अगर हमें कोई काम नहीं दे रहा है तो हम अपना काम कर लेते हैं। पर मीना, अपना काम करने के लिए भी तो हमारे पास पैसे होने चाहिए। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। भैया, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम पतंग का व्यापार करें। 15 अगस्त आने में सिर्फ एक हफ्ता बाकी है, तो क्यों ना हम कागज की पतंग खुद बनाएं और मांझा बाहर से खरीद कर बेचें। मेरे पास कुछ पैसे बचे हुए हैं, उससे मांझा ला सकते हैं। अरे मेरी प्यारी बहन, तूने तो इतना बड़ा सुझाव दिया है, मुझे क्यों नहीं आया ऐसा ख्याल। इसमें तो हमारी लागत भी कम लगेगी, कागज तो सस्ता होता है। हाँ भैया, आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो चलो आज रात भर पतंग बना लेते हैं, कल दिन से शुरू कर देंगे बेचना। हाँ भैया। फिर मीना अपनी गुल्लक को फोड़कर पैसे लाकर अपने भाई के साथ मांझा लेने जाती है और कुछ कागज खरीद लेती है। साथ ही सीख की डंडियों से कुछ देर बाद दोनों भाई बहन मिलकर पतंग बनाना शुरू करते हैं। रात से लेकर सुबह तक दोनों भाई बहन रंग बिरंगी पतंग बना लेते हैं और 2 घंटे सो जाते हैं और फिर भगवान का नाम लेकर एक टेबल पर रंग बिरंगी पतंग और मांझा बेचने लगते हैं। आइए आइए, 15 अगस्त के शुभ अवसर पर रंग बिरंगी पतंग खरीदिए। सिर्फ 5 रुपए और 10 रुपए का मांझा। आइए आइए, ले जाइए। आइए आइए, सुंदर पतंग लीजिए। अरे वाह, 15 अगस्त आने वाला है और आपने पतंग बेचना शुरू कर दी। पतंग बहुत सुंदर लग रही है, ये फटेगी तो नहीं ना? बिल्कुल भी नहीं भाई साहब, हवा में बहुत ऊंची ऊंची उड़ेगी पतंग। आप लेकर तो देखिए, आप दोबारा आएंगे। अच्छा, तो एक चरखी और 4 पतंग दे दीजिए, 50 रुपये हो जाएंगे ना? हाँ हाँ, ये लीजिए, मैंने आपका सामान पैक कर दिया है। भगवान आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी बोनी हो गई। देखा भैया आपने? उसके बाद 2 दिन में ही भाई बहनों की पतंग फटाफट खत्म हो जाती है, जिससे उनको अच्छा मुनाफा होता है और वे अपने घर का राशन ले आते हैं। छोटी हमारी पतंग तो खत्म हो गई है, चलो और बनाते हैं। अभी तो 4 दिन और बचे हैं स्वतंत्रता दिवस में। हाँ भैया, ये देखिए, इस बार मैं और सुंदर सुंदर कागज लाई हूँ। फिर राकेश और मीना दोबारा से पतंग बनाते हैं और अगले दिन बेचने जाते हैं। पर इस बार उनकी दुकान पर दिन में सिर्फ 4-5 लोग ही आते हैं, क्योंकि राकेश और मीना की पतंग व्यापार को देखकर उसके सामने ही बिरजू अपने बेटे के साथ पतंग की दुकान खोल लेता है, जहां लोग उसकी प्लास्टिक की पतंग को खरीद रहे थे। अरे वाह बिरजू बाबू, तुम्हारी पतंग तो उस राकेश की पतंग से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मांझा भी मजबूत चाहिए, जो कि कटे ना दूसरे के मांझे से। अरे चिंता मत करो, मैं स्पेशल मांझा भी बेचता हूँ। कांच के टुकड़ों से बना है, पर तुम ध्यान से इस्तेमाल करना, हाथ कटेगा नहीं वैसे। अच्छा लाओ दे दो, आज तो मैं ही जीतूंगा पतंगबाजी में। लेकिन यह 100 रुपये का मांझा है। कोई बात नहीं, तुम दे दो। अरे सूरज बेटा, जरा अंकल को यह पतंग और मांझा दे दो। फिर बिरजू की दुकान से जग्गू पतंग लेकर चला जाता है और ऐसे ही कई सारे लोग उसकी पतंग को खरीदते हैं। अरे वाह बाबा, आपके दिमाग ने तो हमें एक दिन में ही काफ़ी अमीर बना दिया। उस राकेश की दुकान पर तो कोई और जवाब ही नहीं रहा। हाँ बेटा, पतंग का व्यापार करना है तो थोड़ा बहुत चालाकी तो आजमानी पड़ेगी। मेरे पास और भी ज़्यादा फैशनेबल पतंग हैं जिसे लोग खरीदेंगे। 50 रुपये 100 रुपये में एक पतंग, और हम माला माल हो जाएंगे। देखना कैसे उस राकेश की दुकान ठप पड़ जाएगी अगले 5 दिनों तक। अरे वाह पिताजी। मीना सूरज और बिरजू की बात सुनकर अपने भाई को बता देती है। देखा भैया, मैं तभी सोचूं हमारी दुकान पर कोई आ क्यों नहीं रहा, क्योंकि इन्होंने सिर्फ दुकान नहीं खोली बल्कि अपनी चालाकी भी आजमा रहे हैं, लोगों के साथ गद्दारी कर रहे हैं। ये तो उनकी सूझबूझ और गद्दारी है, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन
हम अपनी कोशिश नहीं छोड़ेंगे। हम कल भी पतंग की दुकान लगाएंगे। हाँ भैया, लोगों को जब पतंग और मांझे की सच्चाई का पता चलेगा तो हमारे पास तो आएंगे ही। राकेश मीना की बिक्री नहीं होती। बेचारे बेमन से खाना खाकर सो जाते हैं और अगले दिन फिर से पतंग बेचते हैं, पर बिरजू और सूरज उन्हें चिढ़ाते हैं। खामखा तुम इतनी तैयारी करके दुकान खोल रहे हो, निराश हो जाओगे, वापस चले जाओ, तो कि पूरे शाम तक मैं तुम्हारी बिक्री नहीं होने दूंगा। धनलक्ष्मी तो मेरे घर आएगी। बिरजू, तुम्हें शर्म करनी चाहिए। लोगों के विश्वास के साथ खेलो मत। तभी बिरजू और सूरज की खरीदी हुए पतंगों से आसपास के गांव वालों का पतंग उड़ाते समय उनका हाथ कट जाता है, जिससे गुस्सा होकर वह आक्रमण में पत्थर, टमाटर, अंडे लाकर उन दोनों बाप बेटे पर फेंकने लगते हैं। अरे अरे, यह सब क्या हो रहा है? हमें ऐसे मत करो। हाँ पापा, अरे बस करो, मत मारो, ये सब क्या हो रहा है? जो तुमने हमारे साथ किया है वही तो तुम्हें मिल रहा है। जैसी करनी वैसी भरनी। तुमने हमें कांच के मांझे दिए, किसी को तो बताया भी नहीं, ऊपर से ठग लिया अलग, और पतंग भी कमज़ोर वाली थी ताकि जल्दी फटे। मारो इन्हें, मारो, पत्थर मारो। अच्छा हुआ मैंने राकेश भाई से ही पतंग खरीदी। उनकी पतंग ने आज तक मेरा एक बार भी हाथ नहीं काटा, और पतंग भी इतनी ऊंची उड़ी। दूसरी बात, उन्होंने खुद से बनाई, वह भी सस्ते दाम में बेचे। इसकी तरह ठगी इंसान नहीं है राकेश भाई। दोस्तों, मारो इन्हें और अपने राकेश भाई से ही पतंग लेने चलो। तभी गांव वाले और भी लोग दोनों बाप बेटे को फिर से पत्थर और सड़े टमाटर से मारते हैं। उन्हें देखकर मीना कहती है, भैया, उन दोनों की सिर से खून बह रहा है, हमें उन्हें बचाना चाहिए। हाँ चलो। अरे बस करो, ये सब आप लोग क्या कर रहे हो? ये तो मूर्ख थे ही। आप क्यों अपने हाथ गंदे कर रहे हो इनकी वजह से? देखा बिरजू, गद्दारी करने का नतीजा। बेहतर होगा तुम सबसे क्षमा मांग लो। हाँ पापा, मांग लो, बहुत तेज की लगी है पत्थर से सर पर। हमें माफ़ कर दीजिए आप सब, अब से हम ऐसा नहीं करेंगे। माफ़ कर दो भाई, माफ़ कर दो। हम पतंग के व्यापार के लालच में आ गए थे, अब ऐसा नहीं करेंगे। राकेश, मीना बिटिया, माफ़ कर दो। मैंने तुम लोगों के साथ भी बुरा किया, तुम्हारी दुकान के सामने दुकान लगा ली। कोई बात नहीं, अब सब भूल जाएंगे। ये खुशी का त्योहार है। अगर पतंग बेचनी है, ऐसी बेचिए कि 5 साल का बच्चा भी उड़ा पाए। हाँ राकेश, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। इस तरह दोनों भाई बहन उन दोनों की मरहम पट्टी कर देते हैं। उसके बाद वह अपनी सुंदर रंग बिरंगी सजावट पतंग को फिर से बेचने लगते हैं, जिससे 15 अगस्त पर उनकी पतंग के काफ़ी तादाद बिकती है और लोग सस्ते दाम में भी उनसे भारी मात्रा में दूर दूर से पतंग ले जाते हैं, जिससे वे मशहूर हो जाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ममता बड़ी ही खड़ूस किस्म की औरत थी। फिर उसने अपने बेटे केशव की शादी सुप्रिया नाम की एक लड़की से कर दी थी। उन दोनों की शादी को 5 साल हो गए थे। इस बीच सुप्रिया को एक भी बच्चा नहीं हुआ। वही बच्चे की आस में ममता ने सुप्रिया पर बहुत अत्याचार किया, उसे उतना परेशान किया, ताने दिए। बांझ के ताने सुन सुनकर सुप्रिया काफी हद तक परेशान हो गई थी, पर सास के आगे किसकी चलती है। ऐसे ही एक दिन सुप्रिया कपड़े धो रही थी, फिर सास उस पर और गंदे कपड़े लाकर फेंक देती है और कहती है, क्यों कर मुही, तुझसे ठीक से काम नहीं होता क्या? मेरे गंदे कपड़े तेरे पीहर वाले आकर धोएंगे क्या? सारे पड़ोसी लोग पोता पोती को हाथ में लेकर डोलते हैं, सिर्फ तेरे कारण मेरा सर झुका हुआ है। सब मुझसे आकर यही पूछते हैं, क्यों रे ममता, तेरे अभी तक पोता पोती नहीं हुई क्या? माँ जी, आप तो जानती हैं मैं हर कोशिश कर रही हूँ, फिर आप ऐसे क्यों कह रही है? ऐसी कौन सी औरत है जो माँ बनने का सुख नहीं भोगना चाहती?
अरे जरूर तेरे ही कुछ कमी होगी, बांझ कहीं की। तभी तो इतने साल से ड्रामा कर रही है, यहाँ के चक्कर वहाँ के चक्कर, कभी डॉक्टर कभी मंदिर कभी पूजा पाठ दवाई। अरे तू तो चाहती ही नहीं है कि इस घर में बच्चे की किलकारी गूंजे। बस माँ जी बस, मैं और सहन नहीं कर सकती आपकी ऐसी बातें। मुझे कपड़े धोने दीजिए। अरे मोरी मैया, अब तू मुझसे जुबान भी लड़ाने लगी क्या? अरे मर ले यही। और हाँ, अच्छे से कपड़े धोकर इस्त्री करके मेरे कपड़े अलमारी में आ जाने चाहिए। फिर सुप्रिया सारे कपड़े धोकर उन पर प्रेस करके सास के कमरे में रखती है। फिर पड़ोसन चंदा ममता से मिलने आती है, वह भी अपने पोते को लेकर। अरे ममता, जरा देख तो मेरा पोता कितना गोल मटोल है। अगर तेरा मन कर रहा है तो खिला ले, क्योंकि तेरी बहू तो शायद बांझ रह गई। मुझे नहीं लगता तू कभी पोते का सुख भी भोगेगी। तू मुझे ताना मार रही है या हमदर्दी दे रही है? ज्यादा बन मत, समझी? ला अपने पोते को मुझे दे दे। अले बेटा, क्या कर रहा है? अरे ओ करमोही, जा जरा चंदा के लिए पानी लेकर आ। अले अले, अपनी दादी के साथ दूसरी दादी की गोद में खेलने आया है। चल अब मैं चलती हूँ, मुझे बहुत काम है। तेरी बाज बहू का परछाव नहीं पड़ने देना चाहती मैं अपने पोते पर। कहीं बीमार हो गया तो। ये सुनकर सुप्रिया के हाथ से पानी गिर जाता है। बस आंटी जी बस, बस आंटी जी बस, बहुत कह लिया आपने। शायद आप ही माँ जी को भड़काती है। बंद कीजिए मुझे बांझ कहना, समझी आप? हे भगवान, तेरी बहू की तो बहुत जुबान चलती है। ऐसी कुलक्षणी सी बहू है, जब भी तो ये बांझ है। इसके लक्षण होते तो भगवान इसकी झोली में खुशियां भी डालते। सही बोली तू, मैं तो कोस रही हूँ इसे ऐसे दिन को जब मैं इसकी शादी अपने बेटे से कर दी थी। लेकिन अब मैं और देर नहीं करूंगी, अपने बेटे की दूसरी शादी कर दूंगी। उससे कुछ तो होगा। माँ जी आप ये क्या कह रही हैं? होश में तो है आप? हाँ होश में ही हूँ। हाँ होश में तो अब आई हूँ मैं। बस बहुत हो गया, तुम लड़ती रहो, मैं तो जा रही हूँ अपने पोते को लेकर। पड़ोसन चंदा अक्सर सास बहू के बीच और दीवार खड़ी करके चली जाया करती थी। वहीं ममता सुप्रिया को ताने भरी बातें सुनाया करती थी, जिससे वो रोने लगती है। फिर वो दुर्गा माता के मंदिर आकर उनके पैर छूती है। हे दुर्गा माता, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इतने वर्ष हो गए हैं, मैं कब से आपकी भक्ति में लीन हूँ, लेकिन आपने अभी तक मेरी झोली नहीं भरी। क्यों माता, क्यों किया ऐसा आपने? आज मैं यहाँ से जाऊंगी नहीं। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही घोड़े गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। हे माता रानी, मेरी झोली भर दो, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। अरे बेटी, यह तुम कैसी बातें कर रही हो? माता रानी देखना तुम्हारे जरूर सुनेगी। अगले हफ्ते से नवरात्रि शुरू है। तुम 9 दिन की नवरात्रि पूजा करो। माता रानी के लिए उपवास कर 9 कन्याओं को भोजन खिलाओ। देखना, इससे तुम्हारी झोली अवश्य बढ़ जाएगी। जी पंडित जी, मैं ऐसा ही करूंगी। फिर अगले हफ्ते की पहली नवरात्रि को सुप्रिया अपने हाथों से मिट्टी की माता रानी बनाकर पूजा घर में स्थापना करती है और पूजा करती है। ऊंचा है भवन, ऊंचा है मंदिर, ऊंची है शान मैया तेरी। हे काल रात्रि कल्याणी, तेरे जोड़ धराधर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। माता रानी, इस बेटी को सुन लो। आज नवरात्रि का पहला दिन है, भाव से उपवास करूंगी। मेरी मन्नत को पूरी करना माता रानी। अपनी इस बेटी की बात सुनकर मेरी गोद भर देना, संतान दे दीजिए माता रानी। माता के आगे अगरबत्ती करने से कुछ नहीं होगा, समझी बांझ कहीं की।
इस तरह सुप्रिया पूरे 8 दिन तक माता रानी नवरात्रि के उपवास को बिना कुछ खाए पिए भक्ति से रोज पूजा करती है। वहीं घर में थोड़ी गरीबी सी छा गई थी और खड़ूस सास 9वें दिन सुप्रिया को कन्या पूजन करने नहीं देती है। माँ जी, मैं कन्या पूजन जरूर करूंगी, आप मुझे मना नहीं कर सकती, मैं अपने व्रत को जरूर पूरा करूंगी। अरे तू बांझ की बांझ ही रहेगी, कुछ नहीं हो सकता अब तेरा ये सब करने से। अब मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करा कर ही रहूंगी, देख लूंगी कल तक कोई लड़की। माँ जी, मैं आपके हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज ऐसा मत कीजिए और आप मुझे ऐसा करने से रोक नहीं सकती। सुप्रिया रसोई में खाना बनाने के लिए जाती है तो देखती है वहाँ खाने के डिब्बे में कुछ नहीं है, सिर्फ 2-4 आलू और खाली आटे का कनस्तर था। तभी उसे चक्कर आ जाता है और वह वहाँ बैठ जाती है। हे माता रानी, ये मुझे क्या हो रहा है? आज मैं कमजोर नहीं पड़ सकती, मुझे किसी भी तरह अपने 9 दिन के व्रत को पूरा करना होगा। माता रानी और कन्याओं को भोग करवाना है। माता रानी दया करो, मैं कहाँ से लाऊं कन्याओं को खाना खिलाने के लिए भोजन? कन्याओं को बुला लेती हूँ, खाना भी देखने चली जाती हूँ, थोड़ा लाला जी से राशन मांग लूंगी। फिर सुप्रिया अपनी कमजोर हालत में धीरे धीरे कन्याओं के घर जाकर उन्हें आने का निमंत्रण दे देती है और लाला के पास जाकर उधार राशन मांगती है, पर वह फटकार देता है। अरे हाँ, कम से कम 9वीं के दिन तो उधारी मत मांग, ऐसे कैसे भोजन कराएगी तू कन्याओं को? उधारी पर चल हट यहाँ से। लाला जी ऐसा मत कीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे थोड़ा सा उधार दे दीजिए राशन, मैं आपको कल तक पैसे लौटा दूंगी। मेरा 9 कन्याओं को भोजन खिलाना अत्यंत आवश्यक है। अरे बोला ना, जा तू यहाँ से, शोर मचाऊं? फिर सुप्रिया को चक्कर आने लगती है, वो बेहोश हो जाती है कि अंबिका नाम की एक औरत उसे संभाल लेती है। अरे बेटी, तुम तो बहुत परेशान हो रही हो, तुम्हारी हालत भी ठीक नहीं है, शायद तुमने 9 देवी का व्रत रखा है। ऐसी हालत में चलो बताओ मुझे तुम्हारा घर कौन सा है, मैं तुम्हें वहाँ ले चलती हूँ। मेरा घर यहाँ से सीधे जाकर चौथी गली में है। ठीक है। फिर बूढ़ी औरत अंबिका उसे सहारा देकर उसके घर ले जाती है, जहाँ वह आराम करती है। अरे कौन हो तुम और इस कर्मुही को क्या हो गया है? बेहोश हो गई है। तुम्हारी बहू को कंचिका खिलाने की चिंता है, रसोई कहाँ है? बताओ, मैं खाना तैयार करती हूँ। अरे हमारे घर में कछु नहीं है, वो रही सामने रसोई, जाकर खुद बना लो। बड़ी आई कंचिका करने वाली बांझ कहीं की। फिर वह बूढ़ी औरत जैसे ही रसोई में जाती है, देखती है वहाँ पे खाली कनस्तर है। जैसे ही वो औरत चुटकी बजाती है, ढेर सारा राशन भर जाता है, जिसके बाद अंबिका अपने हाथों से आलू पूरी हलवा तैयार करती है। इतने में सुप्रिया को होश आ जाता है और वह लड़खड़ाते हुए कदमों से आकर कहती है, अरे आप खाना क्यों बना रही है और इतना सारा राशन कहाँ से आया? यह आलू पूरी हलवा चने, आप मेरी इतनी मदद क्यों कर रही है? और मेरे घर में तो कुछ भी नहीं था। वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा और तुम्हें अपने घर 9 कन्याओं को खाना खिलाना है ना, इतना तो मैं तुम्हारी मदद कर ही सकती हूँ। देखो, दरवाजे पर कन्या आ गई है, उन्हें बिठा दो। जी शुक्रिया। फिर सुप्रिया 9 कन्याओं को जमीन पर बिठाती है और उनके चरण धोती है फिर दुर्गा माता की पूजा कर उन्हें भोग लगाती है और 9 कन्याओं को खाना परोसती है। अरे बच्चों, ये लो, जितना मन करे उतना पेट भर के खाना खाना। आंटी आंटी, थोड़ा और पूरी हलवा देना। ये लो बेटा, पूरी तो खत्म हो गई है, लेकर आती हूँ। अरे माँ जी, आप कहाँ गई? अभी तो आप पूरी बना रही थी। फिर 9 कन्या अच्छे से खाना खा लेती हैं। इसके बाद वह 9 कन्या एक दुर्गा माता का रूप ले लेती है और सुप्रिया को आशीर्वाद देती हुई कहती है, पुत्री, तुमने मेरे इतने निर्मल मन से सेवा करी, 9 दिन भूखी रही, मैं तुम्हारा ये व्रत असफल नहीं होने दे सकती थी, इसीलिए पूरी बनाने में स्वयं आ गई और मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हें जुड़वा संतान होंगी
और कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। तुम्हारी सास और तुम्हारे पति सब तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। तथास्तु। शुक्रिया माता रानी, आपने मेरी झोली भर दी और मुझे साक्षात दर्शन देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माँ जी आपने सुना ना? फिर कुछ दिनों बाद सुप्रिया को खुशखबरी मिलती है कि वह गर्भवती है। यह सुनकर ममता भी हैरान हो जाती है और अपनी बहू से माफी मांगकर उसके साथ खुशी खुशी रहने लगती है। और कुछ महीनों बाद सुप्रिया एक बेटा और बेटी को जन्म देती है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुछ महीने पहले प्रिया की शादी शिवम से हुई थी। दोनों बहुत ही खुश थे। ऐसे ही सुबह के समय शिवम ऑफिस के लिए तैयार हो गया था और प्रिया उससे कहती है, शिवम जल्दी कीजिए, आपका लंच तैयार कर दिया है मैंने। क्या जल्दी, मैं तो पहले से ही तैयार हो गया हूँ। चलो आओ ब्रेकफास्ट करते हैं। तभी दोनों एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं कि प्रिया कहती है, अजी सुनिए, मैं आपको कुछ बताना चाहती थी। वह उर्फी है ना, उसके एग्जाम हमारे घर के आसपास ही पड़े हैं, तो कुछ समय के लिए वह यहाँ आ रही है। आपको कोई परेशानी तो नहीं है ना? अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। मेरी साली यहाँ पर आने वाली है, इसमें बुरा लगने वाली तो बात कोई है ही नहीं। फिर ठीक है। ये कहकर शिवम ऑफिस चला जाता है। अगले दिन प्रिया की बहन अपना सूटकेस लिए जब घर आती है तो खुशी से अपनी बहन को गले लगाकर कहती है, अरे वाह मेरी छोटी बहन उर्फी, आखिरकार आ ही गई। पता है मुझे तेरी कितनी याद आ रही थी, पर ये सब तूने क्या पहन रखा है? इतने चीथड़े वाले कपड़े? अरे दीदी डोंट वरी, इसे फैशन कहते हैं। अच्छा लग रहा है ना मुझ पर? पता है सब मुझे ताड़ते रहते हैं। ऐसे पहनेगी तो लोग ताड़ेंगे ही तुझे। मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा तुझे कब से इन सब का चस्का लग गया। दीदी जब से आप शादी करके आई हो उसके बाद मैंने बाहर वाले लोगों को अपना दीवाना बना लिया है और सोशल मीडिया पर सबको मेरे कपड़े बहुत पसंद आते हैं। मेरे फॉलोवर्स भी ज्यादा हैं। अच्छा अंदर चल, दरवाजे पर सब तुझे ताड़ ताड़ कर जा रहे हैं। तभी दोनों बहनें घर के अंदर आकर गपशप करने लगती हैं। कुछ देर बाद शिवम भी ऑफिस से घर आ जाता है और अपनी साली को अजीब कपड़ों में देखकर कहता है, अरे साली साहिबा, ये आपने कैसे कपड़े पहने हैं? मेरी तो नजर ही नहीं हट रही, लेकिन दूसरों का आपको इस तरह देखना बिल्कुल ठीक नहीं है। ओफो जीजू, फर्क नहीं पहनता मैनू। बट साली साहिबा, मुझे पड़ता है, मैं नहीं चाहता मेरी आधी घरवाली को कोई इस तरह दिखे। चेंज कर लो। तेरे जीजू ठीक कह रहे हैं, उल्फी मान जा। नो वरी, मैं तो ऐसे ही कपड़े पहनूंगी। चलो इस टॉपिक को बंद करो, आ जाओ खाना खा लो, डिनर का टाइम हो गया है। दीदी मुझे पास्ता खाना है। चिंता मत कर, मैंने तेरे लिए पहले ही पास्ता बना दिया था। इस तरह सब एक साथ खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन उर्फी फिर से अतरंगी कपड़े पहन लेती है और खुद को मिरर में देखकर कहती है, वाह उर्फी, तू तो पूरी की पूरी उर्फी जावेद बनती जा रही है। वैसे उससे इंस्पायर होकर मैंने बिल्कुल सही किया है। सभी लोग उसकी तरह मुझे भाव भी तो देते हैं। जिस गली से निकलूं उसे मैं कातिलाना बना दूं। वैसे अच्छा है, आते आते इस ड्रेस को बनवा ही लिया था मैंने। जैसे ही उर्फी अपने कमरे से निकलती है कि उसकी ओर शिवम आता है। दोनों की टक्कर हो जाती है और शिवम उसे अपनी बाहों में संभाल लेता है। ओहो जीजू, आपसे भी रहा नहीं जा रहा था, मैं आपके ही पास तो आ रही थी, आप क्यों आ गई? तुम्हारा एग्जाम है, पेपर देने जाओगे ना, इसलिए पूछ रहा था, ताकि छोड़ दूं सेंटर तक। पर तुमने यह क्या कपड़े पहने हुए हैं? पार्टी में जा रही हो क्या?
अरे नहीं नहीं, मैं तो एग्जाम देने जा रही हूँ। आपको तो पता है जानू, मैं ऐसे ही कपड़े पहनूंगी। ये तुम्हें कौन सा कीड़ा काट गया है जो आधे कटे फटे कपड़े पहनती हो? तुम तो बिल्कुल उर्फी जावेद की कॉपी लग रही हो। आपने बिल्कुल ठीक समझा, मैं हूँ ना उस जैसी साली। क्या तुम्हें ऐसे ही जाना है? चेंज नहीं करोगी? हाँ, मुझे चेंज नहीं करना। आप चलिए जल्दी से, टाइम हो गया है। साली? ओहो, टाइम नहीं है, बाय। ऐसा कहकर शिवम अपनी बाइक पर बैठाकर उर्फी को सेंटर ड्रॉप कर देता है, जहाँ आसपास के लोग उन दोनों को काफी घूरते हैं। और उर्फी अपने सेंटर पहुंचकर कहती है, ओके जीजू, मैं पहुंच गई हूँ, शाम को लेने आ जाना। ठीक है। ये कहकर शिवम ऑफिस चला जाता है, तो ऑफिस में मयंक जाता है। क्या बात है शिवम भाई, इतनी हॉट लड़की को बिठाकर कहाँ जा रहा था? भाभी को बता दें क्या कि किसी लड़की को लेकर घूम रहा था जिसके कपड़े बिल्कुल उर्फी जावेद जैसे लग रहे थे? अबे वह चुगलखोर मेरी बीवी को क्या बताएगा? उसे पता है क्योंकि यह मेरी साली है। क्या उर्फी जैसी साली तेरी? अरे वाह, तेरी तो लॉटरी लग गई, सही खेल गया। हाँ, तो तुम लोग तो ऐसे ही नजर रखते हो। चलो अपने अपने काम पे लगो। ये कहकर सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। शाम को शिवम जब उसे लेने आता है, तो उसे ऑफिस के कुछ लोग फिर से उसके साली को देखकर उसे कमेंट पास करने लगते हैं। तभी शिवम कहता है, अरे भाई, तुम्हें ऑफिस में बोला था, फिर भी यहाँ आ गए क्यों? ताकि तुम्हारी उर्फी जैसी साली को देख पाएं। सच में कमाल है आप मिस उर्फी जैसी। आपका गुड नेम? यू आर वेरी फनी मैन एंड योर नेम इज ऑल्सो। हाँ, क्योंकि मैं उर्फी से इंस्पायर्ड हूँ। ओह, सही है शिवम तेरा। इस तरह वो दोनों अपने घर लौट जाते हैं और उर्फी का अतरंगी बेढंग कपड़े पहनने का सलीका बिल्कुल नहीं बदलता है। आते जाते गुंडे मवाली उसे कमेंट पास करते हैं, जिसे वह पॉजिटिव में ले जाती है अपनी तारीफ समझकर। पर एक शाम जब वह लौटती है, तो दो लड़के उसे कहते हैं, अरे वाह मेरी आइटम, तू तो उर्फी जावेद की कॉपी निकली है। उसके करीब तो हम जा नहीं सकते, क्यों ना तुझे ही अपना बना लें। बिल्कुल सही बोला भाई, तो इसने तो अपन को आशिक बना दिया है। Hey, what the hell are you? Don't cross your limits. देखो, तुम जो इंग्लिश में पटर पटर बोल रही हो हमारे समझ नहीं आ रहा, इसलिए हम तो चले अपने काम करने। पकड़ ले रघु अपनी भाभी को। देख तो क्या आइटम नंबर वाले, कभी फटी हुई जींस तो कभी कागज की ड्रेस पहनती है। बेचारी बड़ी गरीब है। चलो इसे हम अपने घर ले चलते हैं। ये कहकर जब दोनों उसे किडनैप करने के लिए गाड़ी में धक्का देने वाले होते हैं, तो एंड मौके पर आकर उसकी बहन डंडे से उन दोनों गुंडों की पिटाई करती है और अपनी बहन को बचाकर घर ले आती है और पानी देते हुए कहती है, तू जानती है आज कितनी बड़ी अनहोनी होने से टल गई। अगर वक्त पर मैं नहीं आती तो तेरा क्या होता। तेरी ये ड्रेस आज तुझे हम सबसे दूर कर देती। इतने अजीब कपड़े पहनने की क्या जरूरत है कि लोग गलत निगाहों से तुझे देखें। अब तो मेरी बात समझ जा। मुझे माफ कर दो दीदी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूँगी। उस दिन से ही उर्फी बेकार कपड़े पहनना छोड़ देती है और सलवार कमीज को अपनी संस्कारी का चोला बनाकर स्वीकार कर लेती है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये उर्फी जैसी साली कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। प्रेमा की शादी सुलझे हुए लड़के नमन से हुई थी, पर उसकी सास की सोच पिछड़े जमाने वाली थी। वह माहवारी के दिनों में खास ख्याल रखती थी, उन चीजों से दूर रहती थी। बहू की शादी के बाद सास अंजना का सोमवार का व्रत था। तभी सुबह सुबह वह कहती है, एरी ओ बहू, अरे आज मेरा सोमवार का व्रत है,
तो महादेव का भोग बना दियो। माँ जी आप निश्चिंत रहिए, मैं आपका भोग बना दूंगी और सारी तैयारी भी समय से कर दूंगी। हाँ हाँ वह तो ठीक है, पर रुक, तेरी माहवारी के दिन तो नहीं है ना, इसीलिए कह रही हूँ, क्योंकि मुझे पूजा के बीच में ये सब चीजें पसंद नहीं है। माँ जी यह सब तो आज के जमाने में नॉर्मल है, माहवारी के दिन में भी सब पूजा करते हैं। बहू तेरी हिम्मत कैसे हुई ये शब्द बोलने की मेरे सामने? खबरदार जो दोबारा ऐसा कहा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये सब। माफ कीजिएगा माँ जी, आप बेफिक्र रहिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी माहवारी के दिन भी अभी नहीं आएंगे, मैं आपकी पूजा की तैयारी कर देती हूँ। जा जा जल्दी जा। ये कहते ही प्रेमा रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है और कहती है, हे भगवान, जरा सी बात पर माँ जी कितना महादेव की तरह क्रोध करने लग गई। अगर मेरे साथ ऐसा सच में हो जाता तो माँ जी मेरे सर पर तांडव करती, बट अभी बहुत टाइम है, जल्दी से प्रसाद बना लेती हूँ। प्रसाद बनाकर वो जैसे ही थाली सजाने मंदिर की ओर जाती है तो प्रेमा के पेट में दर्द होने लगता है और वह कहती है, ओह अचानक से पेट में दर्द क्यों हो रहा है, कमर भी दर्द कर रही है। नहीं नहीं वो नहीं हो सकता जो मैं सोच रही हूँ। ये बोलकर वो माला पिरोने लगती है। तभी अंजना आकर कहती है, अरे बहू सब कुछ हो गया क्या? हाँ माँ जी सारी तैयारी हो गई, माला भी बन गई। प्रेमा की बात सुनकर अंजना जैसे ही पूजा शुरू करती है तो उसे प्रेमा की साड़ी पे महावारी के लाल धब्बे दिखाई देते हैं, जिसके बाद वह उससे पूजा की थाली लेकर पूजा घर से धक्के मारकर साइड में ले जाती है और गुस्से से कहती है, तेरे से इतना मना किया था फिर भी नहीं मानी ना? नहीं माँ जी, मैंने जानबूझकर नहीं किया है, मुझे पता भी नहीं चला और अभी वक्त भी था इन सब चीजों का। ये सब तूने जानबूझकर मेरी पूजा भंग कराने के लिए किया है, इसीलिए तो मुझसे बहस कर रही थी। जब पहले से ही तुझे पता था तो फिर पूजा में क्यों आई? नहीं माँ जी मेरा यकीन कीजिए, तब मैंने ऐसे ही आपसे पूछा था, पर ऐसा सच हो जाएगा ये नहीं पता था। मुझे तेरी एक भी बात नहीं सुननी। तूने मेरे घर को अशुद्ध कर दिया, अब मुझे पाठ पढ़ा रही है और आज 5 दिन से पहले तू इस कमरे से बाहर नहीं आएगी। तेरा खाना पीना रहना सब अलग। नहीं माँ जी ऐसा मत कीजिए। अंजना अपनी बहू की एक भी बात नहीं सुनती और उसका हाथ पकड़कर कमरे में बंद कर देती है, जहां उसको खाना और कपड़े देकर कहती है, खबरदार जो इस कमरे से बाहर आई तू। नहीं माँ जी प्लीज दरवाजा खोलिए, जमाना बहुत आगे बढ़ चुका है। माँ जी इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लीज माँ जी दरवाजा खोलिए। चुपचाप अंदर रह। प्रेमा रोती रहती है। अंजना चली जाती है। कुछ देर बाद उसका पति आता है और अपनी पत्नी को ढूंढता है तो उसकी माँ कहती है, क्या हुआ, क्या यहाँ वहाँ ढूंढ रहा है बेटा? मैंने तेरी पत्नी को कमरे में बंद कर दिया है, उसकी वजह से मेरी पूजा भंग हुई है। माँ ये क्या किया? 2023 में आप इस तरीके से जी रही हैं? अरे ये सब पहले की बात है, आज बहुत कुछ बदल गया है। कुछ नहीं होता, पीरियड्स नॉर्मल है। अगर यही नहीं होता तो माँ बनने का सुख कैसे मिलता हर स्त्री को? तू उसके और मेरे बीच में मत आ, पता है ना कितना अछूत है। माँ आपको जो करना है कर लीजिए, मैं उसे बाहर लेकर आ रहा हूँ। ये कोई बीमारी नहीं है जो उसके बाहर आने से फैल जाएगी। हमेशा लड़की ही क्यों हर दर्द से गुजरे, हमें भी समझना चाहिए माँ। और आप देख लेना, उसके छूने से कुछ खराब नहीं होगा, आपका मन खराब है। तभी नमन अपनी माँ को बहुत समझाता है और अपनी पत्नी को कमरे से बाहर निकालकर ले जाता है, जहाँ वह उसके गले लगकर रोती है और अंजना की आंखें खुल जाती हैं, जिसके बाद वह अपनी बहू को फिर कभी पीरियड्स के लिए नहीं टोकती, बल्कि उसके दर्द को समझते हुए उसकी सास और पति उसे सिकाई करने के लिए हॉट बैग चॉकलेट्स ला कर देते हैं और उसका ख्याल रखते हैं।
तो दोस्तों, आपको हमारी ये पीरियड्स वाली बहू कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।